फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 561 परिणाम। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 561 परिणाम एड्स बाय पब फ्यूचर। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने साम्राज्य में सभी को घटना का वीडियो दिखाया। हर कोई स्क्रीन पर देख सकता था कि सेराफिन और बुजुर्गों की परिषद ने क्या करने की कोशिश की थी और कैसे वे सफल नहीं हुए। साम्राज्य के लोग अब सेराफिन और बुजुर्गों के बारे में सच्चाई देख सकते थे। उन्हें पता चला कि ये नेता और महारानी की अपनी बहन अच्छे और उदार लोग नहीं थे, जैसा कि उन्हें माना जाता था। वीडियो ने 31 कल्पित बौनों की मौत के पीछे के रहस्य को भी स्पष्ट कर दिया और उन कारणों को भी स्पष्ट कर दिया कि कैसियन ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 4000 से अधिक लोगों की जान क्यों ली। इस वीडियो ने लोगों की सारी गलत धारणाओं को दूर कर दिया। इसने सभी को यह भी दिखाया कि उनकी देवी के बारे में अफवाहें सच थीं, जो इस्तारिन साम्राज्य के राजा आदित्य से शादी करने वाली थीं। वास्तव में किसी को भी अपनी देवी के आदित्य से विवाह करने में कोई समस्या नहीं दिखी। बेशक कुछ योगिनी पुरुष इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे आदित्य से वास्तव में ईर्ष्या करते थे और उससे जलते थे। आदित्य उनकी देवी के लिए एक अच्छे साथी से कहीं बढ़कर था। साथ ही किसी दूसरे देश के मजबूत राज्य के साथ दोस्ती करना उनके अपने साम्राज्य के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि समय बीतता गया और सभी को ये बात समझ में आ गई। पहले सेराफिन और बुजुर्ग अपना प्रचार कर रहे थे और लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे कि यह साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। लेकिन अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं तो किसी को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। और अमेलिया के शब्दों ने लोगों को और भी शांत कर दिया। जब वीडियो सामने आया तो अमेलिया ने सेलेस्टियल टेरन एम्पायर के सभी लोगों से बात की। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि आदित्य से शादी करने के बाद भी रिया अगली महारानी बनने जा रही है। भले ही रिया किसी दूसरी जगह के राजा की पत्नी हो, फिर भी वह अपनी भूमि की शासक होगी। और रिया और आदित्य का पहला बच्चा रिया के बाद अगली पंक्ति में होने वाला था। महारानी ने यह भी कहा कि सेराफिन की मदद करने वालों को उचित तरीके से दंडित किया जाएगा। कुछ को जेल में अपना जीवन बिताना होगा, दूसरों को बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा, उन्हें सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि साम्राज्य में हर कोई सबक सीख सके और फिर से ऐसा कुछ न करे। साम्राज्य के इतिहास में यह पहली बार था जब लोग सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देखने जा रहे थे। अमेलिया के सार्वजनिक फांसी के पक्ष में जाने का एक और कारण था। वह नहीं चाहती थी कि साम्राज्य में कोई भी यह सोचे कि उनकी महारानी बहुत नर्म और दयालु हैं और किसी को मौत की सजा नहीं देंगी। वह चाहती थी कि संदेश स्पष्ट और जोरदार हो, जो लोग नुकसान और अन्याय करते हैं उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों की परिषद का काम बदल जाएगा। बुजुर्गों के अधिकार और राजनीतिक शक्तियां शून्य हो जाएंगी। सभी शक्तियां महारानी के हाथों में केंद्रित होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उनके अधिकार और उनकी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। साम्राज्य में एक प्रधानमंत्री होने वाला था। ये प्रधानमंत्री बुजुर्गों के साथ काम करेगा और महारानी को उनके द्वारा किए गए हर काम और बातचीत के बारे में बताएगा। अमेलिया ने कहा कि वे नए बुजुर्गों को चुनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए सही व्यक्ति को खोजने जा रहे हैं। इस नए प्रधानमंत्री के पास बड़ों से यह पूछने का अधिकार होगा कि वे क्या कर रहे हैं। बड़ों और प्रधानमंत्री को अक्सर मिलना होगा और साम्राज्य में होने वाली सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। अपनी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री को महारानी को यह बताना होगा कि उन्होंने क्या बातचीत की और क्या निर्णय लिया। महारानी प्रधानमंत्री से मिलकर महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगी और बड़े फैसले लेंगी। फिर प्रधानमंत्री बड़ों को बताएंगे कि महारानी के निर्णय के अनुसार उन्हें आगे क्या करना है। अमेलिया ने आदित्य की सलाह मान ली और अपने लिए काम करने वाले सभी लोगों को, यहाँ तक कि उसके शाही रक्षकों, नौकरानियों, रसोइयों और यहाँ तक कि माली को भी एक आत्मा बंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जो उन्हें अपनी शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकेगा और उन्हें महारानी या शाही परिवार के बारे में कोई भी संवेदनशील जानकारी फैलाने से रोकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि नए प्रधानमंत्री और नए बुजुर्गों को भी अमेलिया के साथ सोल बाइंडिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सभी बुजुर्ग और प्रधानमंत्री हमेशा अमेलिया के प्रति वफादार रहेंगे और अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये कदम बुजुर्गों और अन्य शाही अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को खत्म कर देगा। ये सारे फैसले एक रात या कुछ दिनों में नहीं लिए गए। इन नए नियमों और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू होने में 12 दिन लगे। उन 8 दिनों में बहुत सारा धन सुरक्षित कर लिया गया था। एल्डर्स और सेराफिन ने अपनी जेबों में अरबों शाही सोने के सिक्के जमा कर लिए थे। इस सुरक्षित धन का लगभग 25% हिस्सा साम्राज्य की सेना में निवेश किया जाने वाला था। एक ही दिन में कुल 12 शीर्ष 5वें क्रम के साधक मारे गए। इसके परिणामस्वरूप साम्राज्य की सैन्य शक्तियों में भारी नुकसान हुआ। अमेलिया को इसका एहसास हुआ और उसने सेना में बहुत सारे सोने के सिक्के निवेश करने की ज़रूरत को समझा। चूंकि कल्पित बौने की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए शुरू में अमेलिया मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देने वाली थी।
इसके साथ ही आदित्य की सलाह पर अमलिया ने कल्पित बौनों और विदेशी भूमि से उनके साम्राज्य में रहने के लिए आए अन्य जातियों के बीच भेदभाव को कम करने के लिए कई अलग अलग कदम उठाए। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर आदित्य किसी कारण से सो नहीं पा रहा था। नींद न आने पर उसने बाहर घूमने जाने का फैसला किया। बाहर निकलते समय वह अमेलिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। इन दिनों अमेलिया ऐसी लग रही थी जैसे वह खुद नहीं थी। उस दिन की घटना के बाद से अमेलिया कुछ हद तक बदल गई थी। उसने अपना सबक सीख लिया था और अपने तौर तरीके बदल लिए थे। कई मायनों में अब वह बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। सेराफिन और थेलोस के विश्वासघात और मृत्यु ने बहुत से तरीकों से प्रभावित किया है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। आखिरकार अमेलिया आदित्य जितनी कठोर नहीं थी। आदित्य ने मानव जाति की क्रूरता देखी और अनुभव की थी, लेकिन अमेलिया इसके लिए नहीं थी। उसके बारे में सोचते हुए आदित्य ने चलते हुए रुककर देखा कि अमेलिया लकड़ी की बेंच पर बैठी है और लकड़ी के मग से शराब पी रही है। ये वही लकड़ी की बेंच थी जिस पर पिछली बार उन्होंने बात की थी। लकड़ी का मग पकड़े हुए वह अचंभित होकर दूर तक देख रही थी। वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे चला आया है। आंटी, क्या आप सोने नहीं जा रही हैं? अमेलिया एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा तो पाया कि आदित्य उसके बगल में बैठा है। तुम्हारा क्या हाल है? जवाब देने के बजाय उसने उससे वही सवाल पूछा। मैं सो नहीं पाया। घर पर मैं हमेशा किसी के साथ सोता हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले सोते हुए बहुत अकेलापन महसूस होता है। अकेले सोना मुश्किल है, आदित्य ने आधे मजाक में कहा। आमतौर पर हर रात वह एलिसिया और जूलिया के साथ घंटों व्यायाम करता था और फिर सो जाता था, लेकिन अब अकेले सोना उसके लिए नींद लाने वाला साबित हो रहा था। इतना युवा होना अच्छा है। युवा लोग हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं। आमतौर पर अगर आदित्य ऐसे शब्द कहता तो अमेलिया गुस्सा हो जाती और उसे चेतावनी देती कि वह उसकी बेटी को न भूले, लेकिन अब उसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। आदित्य ने उनके बीच रखी शराब की बोतल उठाई और उसे अपने मुंह में डालकर गटक लिया। अमेलिया उत्सुकता से आदित्य को शराब पीते हुए देख रही थी। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने शराब की बोतल नीचे रख दी और अमेलिया की ओर देखा। तुम इतनी बूढ़ी नहीं हो, तुम्हें पता है। अगर कुछ भी हो तो तुम रिया की माँ की तुलना में उसकी बड़ी बहन या जुड़वां बहन की तरह ज़्यादा दिखती हो। इसके अलावा हम साधकों के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बूढ़े नहीं हो सकते। पिछले 1000 साल या 10,000 साल में मैं अभी भी जवान रहूंगा, इसलिए उम्र वास्तव में मायने नहीं रखती। उसके गंभीर शब्दों को सुनकर अमेलिया ने शराब का एक छोटा घूंट पीने से पहले मुस्कुराया। वे दोनों जो शराब पी रहे थे वह कोई सामान्य शराब नहीं थी। यह एक विशेष एल्वेन वाइन थी जो उनके जैसे शीर्ष 5वें क्रम के साधकों को भी नशे में डाल सकती थी। मैं आपके शब्दों को एक तारीफ के रूप में लूंगा। दोनों चुपचाप झील को देख रहे थे। चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी। यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और यह बहुत ही शांतिपूर्ण भी था। क्या तुम्हें इसका अफसोस है? आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए झील की ओर देखते हुए पूछा। अमेलिया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने मग में बची हुई शराब एक ही घूंट में पी ली। मेरा परिवार इतना बड़ा नहीं है आदित्य। मैंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया। मुझे अब अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं है। अपनी माँ से मैंने सीखा कि मेरे पिता एक बहादुर व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु उनके अपने भाई द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के परिणामस्वरूप हुई। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब वह केवल 4 वर्ष की थी, इसलिए उसके लिए अपने पिता का चेहरा याद न रख पाना सामान्य बात थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेराफिन और मेरी माँ ही मेरे एकमात्र परिवार थे। माँ के सेवानिवृत्त होने के बाद वह मुख्य महाद्वीप में चली गईं और निर्वासन में एक शांत जीवन जीने लगीं। अमेलिया अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी, चाहे सेराफिन कितनी भी दुष्ट और भ्रष्ट क्यों न हो। आखिरकार वह अभी भी उसकी बहन थी, और अब उसकी वह बहन जीवित नहीं है। आदित्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने उसे अपनी भड़ास निकालने दी। ये निश्चित रूप से दर्दनाक है। ये शब्द कहते हुए अमेलिया अंततः रो पड़ी। अब तक उसने कोई आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन अब वह अपने आंसू और नहीं रोक सकती थी। जितना अधिक समय तक वह अपने आंसू अपने दिल में दबाए रखती, उतना ही अधिक भारी और बोझिल महसूस करती। उन लोगों से विश्वासघात का दर्द जिन पर उसने भरोसा किया था, अपनी बहन और भतीजे को खोने का दर्द और निराशा का दर्द। अगर आदित्य न होता तो सेराफिन सफल हो जाती। अमेलिया को इस तरह रोता देख आदित्य को उस पर बहुत दुख हुआ। उसने हवा की बोतल जमीन पर रख दी और खुद खड़ा हो गया। अमेलिया ने खुद को उसके आलिंगन में पाकर अपनी आंसू भरी आंखें चौड़ी कर लीं। वह उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे को गले लगा रहा था। अमेलिया को पीछे से एक कोमल हाथ धीरे धीरे उसके सिर को थपथपाता हुआ महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय उसे उसके शब्दों की ही जरूरत थी। अमेलिया ने अपने हाथ उसकी पीठ पर लपेटे, अपना चेहरा उसकी छाती में छिपाया और रोने लगी। अमेलिया बहुत देर तक रोती रही। हालांकि वह एक वयस्क महिला थी और 1000 साल की थी और स्वर्गीय इलाके की महारानी थी, फिर भी वह एक छोटी लड़की की तरह उसके आलिंगन में रो रही थी। 15 मिनट से ज्यादा रोने के बाद अमेलिया रुक गई।
उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इतने प्यार से पकड़ा था और उसकी इतनी परवाह की थी। यह एहसास होते ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य इस समय बहुत मर्दाना लग रहा था। शायद ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के सामने अपना कमज़ोर पक्ष दिखाया था। अमेलिया ने फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। अमेलिया जानती थी कि आदित्य उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा था, बल्कि वह सिर्फ उसे दिलासा दे रहा था। उसका कोई और मतलब नहीं था। इसके अलावा आदित्य उसकी बेटी का पति था। उसके मन में उसके बारे में ऐसे विचार कैसे आ सकते थे? अमेलिया ने धीरे से खुद को आदित्य से दूर धकेला। माफ़ करना, मेरा मतलब यह नहीं था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने उसे टोक दिया। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कहते हुए वह उसके पास बैठ गया। इस बार उनके बीच की दूरी कम हो गई थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे। किरदार के विकास के लिए अमेलिया और आदित्य के बीच का दृश्य ज़रूरी था। मैंने पूरी कोशिश की कि ये दृश्य उबाऊ न लगे। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 562 रक्त का वृक्ष। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 562 रक्त का वृक्ष। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 562 रक्त का वृक्ष। कुछ मिनटों तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। यह एक आरामदायक चुप्पी थी। परसों तुम दोनों इस्तारी साम्राज्य में वापस जा रहे हो, है न? अमेलिया ने अचानक पूछा। यही तो हमने प्लान किया था। आमतौर पर वह शराब पीने से परहेज करता था, लेकिन यह उन पलों में से एक था जब उसे थोड़ा सा शराब पीने का मन हुआ। मैं समझ गया। ये सुनकर अमेलिया फिर से उदास और निराश हो गई। अमेलिया ये जानकर निराश और दुखी थी कि वह फिर से अकेली होने वाली थी। पहले जब रिया ने उसे छोड़ा था तब अमेलिया बहुत अकेली थी। अब उनके बिना वह बहुत अकेला महसूस करने वाली थी। अमेलिया के पास कोई दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह घूम सके। मेरा ज़्यादातर खाली समय किताबें पढ़ने और खाना पकाने में बीतता था। पढ़ना और खाना बनाना दो ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें करना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। उसका चेहरा देखकर आदित्य कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर उसने कुछ ऐसा सुझाया जिसने अमेलिया को चौंका दिया। तुम्हें पता है कि तुम हमारे साथ इस्तारी साम्राज्य में आकर रह सकती हो। क्या मैं? ये संभव नहीं है, अमेलिया ने हंसते हुए कहा। उसे लगा कि यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन संभव नहीं है। माँ अपनी बेटी के पति और उसके परिवार के साथ कैसे रह सकती है? ये क्यों संभव नहीं है? अब जब आपने एक प्रधानमंत्री और नए बुजुर्गों को नियुक्त किया है तो आपका कार्यभार काफ़ी कम हो गया है और यह आगे भी जारी रहेगा। आप पाएंगे कि आपके पास अधिक से अधिक खाली समय है। यदि आप चाहें तो ड्रैगन पैलेस में आकर रह सकते हैं। इस तरह आप रिया के साथ रह सकते हैं। उसके वाक्य का अंतिम भाग सुनकर अमेलिया ने लगभग हाँ कह दिया, लेकिन वह कुछ ऐसा था जो उसे अभी भी रोक रहा था। लोग इस बारे में बहुत कुछ कहने वाले हैं। आपको इस बात की परवाह क्यों है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे? आप जीवन में चाहे जो भी करें, लोग इस बारे में टिप्पणी करेंगे। इसके अलावा ड्रैगन पैलेस के लोगों के अलावा किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ रह रहे हैं। मेरे लिए काम करने वाले सभी लोगों के मुंह हमेशा आत्मा बंधन अनुबंध के माध्यम से बंद रहते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, और टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके आप जब चाहें ड्रैगन पैलेस आ और जा सकते हैं। कृपया मुझे इस बारे में सोचने दें। अमेलिया ने लगभग हाँ कह दिया, लेकिन उसे लगा कि उसे अपनी बेटी से बात किए बिना ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। वह अचानक इतना महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहती थी। ड्रैगन पैलेस में जाना और वहाँ रहना उसके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला था। आंटी, लगता है कि सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य में आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं, आदित्य ने सहजता से कहा। इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि रिया के बाद अमेलिया अपने साम्राज्य में बेहद लोकप्रिय थी। उसके बहुत सारे प्रशंसक थे। एल्व्स महिलाएं उसे अपना आदर्श मानती थीं और अपनी महारानी की तरह बनना चाहती थीं, जबकि कई एल्वेन पुरुष थे जो उस पर मोहित थे। इनमें से कई प्रशंसकों ने अपनी महारानी से शादी करने की अपनी इच्छा भी खुलेआम जाहिर की है। यहाँ तक कि कुलीनों में भी ऐसे कई लोग थे। अमेलिया इस टिप्पणी से थोड़ा चौंक गई। ओह, ये तो बस दरबारी खेल हैं, उसने हल्के स्वर में जवाब दिया। इसमें गंभीरता से लेने की कोई बात नहीं है। आदित्य का जवाब सहज था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ और ही संकेत था। मुझे लगता है, उसने कहा, उसकी नज़र बस थोड़ी देर के लिए उस पर टिकी रही। फिर भी मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मुझे ये सोचना अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में लगे हैं। मूर्खतापूर्ण है न? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जो केवल रात की हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट से भरा हुआ था। अमेलिया ने आदित्य की ओर देखा, उसके हाव भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? उसने धीरे से पूछा, जबकि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। ये सवाल उनके बीच एक नर्म और नाजुक धागे की तरह लटक रहा था। आदित्य ने झील की ओर देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने स्वीकार किया, और उसके कंधे पर हल्की सी, लगभग अगोचर उचकाव की आवाज़ आई। चलो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये सुनकर अमीलिया कुछ सेकंड के लिए आदित्य को देखती रही, फिर उसे याद आया कि वह आदित्य को कुछ देने जा रही थी। वैसे एक चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ये देने के बारे में सोच रही थी। आदित्य को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मुझे अपना हाथ दो। आदित्य ने उसकी बात मान ली और उसके लिए अपनी हथेली खोल दी। उसने रहस्यमयी ढंग से अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और उसे अपनी बंद हथेली में छिपा लिया। मुस्कुराते हुए उसने रहस्यमयी वस्तु को उसकी हथेली पर रख दिया। जैसे ही वस्तु उसकी त्वचा से टकराए, आदित्य चौंक गया और अपनी हथेली में रहस्यमयी वस्तु को घूरने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए उसकी धड़कन भी उस पल तेज हो गई। आदित्य इस वस्तु को काफी समय से खोज रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मिल पाई है। आदित्य की हथेली में रहस्यमयी वस्तु। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये रक्त के वृक्ष का बीज है, आदित्य ने अपनी हथेली पर बीज को घूरते हुए कहा। उसकी हथेली पर बीज की लंबाई केवल 2 इंच थी। बीज एक लाल हीरे के आकार के क्रिस्टल जैसा दिखता था, लेकिन जब इसे करीब से देखा गया तो क्रिस्टल के अंदर अनगिनत छोटी नसें दिखाई दे रही थीं। अमेलिया आश्चर्यचकित थी और इस तथ्य से भी प्रभावित थी कि आदित्य ये पहचानने में सक्षम था कि यह क्या था। रक्त के वृक्ष के बारे में कोई जानकारी न रखने वाले लोग सोचेंगे कि यह वस्तु एक बहुत ही अनोखे हीरे के आकार के लाल क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं है। मैं प्रभावित हुआ। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि आप रक्त के वृक्ष के बीज के बारे में जानते होंगे। मैं मान सकता हूं कि आप पहले से ही रक्त के वृक्ष और यह क्या कर सकता है के बारे में जानते हैं। जिस पर आदित्य ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि आदित्य ने रक्त के पेड़ के बीज को उसके आकार की वजह से पहचाना। उसने इसे इसलिए पहचाना क्योंकि सिस्टम ने उसे बीज का विवरण दिखाया जो आदित्य के लिए बहुत मददगार था। ड्रैगन पैलेस को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए कुछ शर्तें थीं जिन्हें आदित्य को पहले पूरा करना था। उन शर्तों में से एक थी रक्त के पेड़ के बीज को ढूंढना। रक्त का पेड़ एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा प्राचीन पेड़ है। पेड़ की जड़ें दूसरे जीवों का खून चूसकर जीवित रहती थीं। ये जितने ज्यादा साधकों का खून चूसता, समय के साथ उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता। आदित्य ने रक्त के पेड़ के बीज को सावधानी से अपने स्टोरेज रिंग में रखा और फिर कृतज्ञता से अमेलिया की ओर देखा। आंटी, मैं इस उपहार के लिए आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य में अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो कृपया बेझिझक पूछें। आदित्य ने गंभीरता से कहा। वह व्यक्त नहीं कर सकता कि वह कितना आभारी महसूस कर रहा था। मूर्ख लड़के, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह मेरा धन्यवाद कहने का तरीका था। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे बिना चीज़ें बहुत अलग होती। तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद यहाँ नहीं बैठा होता। आदित्य ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। वैसे मैं बता सकता हूँ कि तुम वाकई इस बीज को चाहते थे। क्या इसके लिए कोई खास वजह है? अमेलिया ने उत्सुकता से उससे पूछा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे रक्त के वृक्ष का बीज इतनी बुरी तरह से क्यों चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आंटी समझ पाएंगी। आदित्य ने क्षमा याचना भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, सबके अपने रहस्य होते हैं। अमेलिया मुस्कुराए और समझ गई। आदित्य ने राहत की सांस ली ये देखकर कि अमेलिया ने यह मामला छोड़ दिया है। अगर वह इस मामले को जारी रखती तो उसके पास उससे झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आदित्य से बात करने के बाद अमेलिया को बहुत ताजगी महसूस हुई। उससे बात करने से उसके दिल का बोझ कम हो गया। अमेलिया को लगा कि वह आखिरकार आगे बढ़ पाएगी। अमेलिया अब पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। अमेलिया ने आसमान की ओर देखा और उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए बड़बड़ाया। आज रात बहुत सारे तारे हैं। उसकी आवाज़ नर्म थी, हल्की हवा से बहकर आए एक फुसफुसाहट। उसने अपनी बाहें खुद के चारों ओर लपेट लीं, हालांकि सिर्फ रात की ठंड से नहीं। उसके अंदर एक गर्मजोशी बढ़ रही थी, अपरिचित लेकिन अप्रिय नहीं। आदित्य ने उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर देखा। हाँ, उसने सहमति जताते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। हर एक चमकता है, फिर भी बहुत दूर से। मुझे लगता है कि दूर से देखने पर यह प्रशंसा जैसा लगता है। ये सुनकर वह हल्के से हंस पड़ी। तुम्हारे पास शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है आदित्य, उसने अपने स्वर में चंचलता के साथ कहा। लेकिन जब उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली तो वे गंभीर थीं, जिनमें तारों की रोशनी और कुछ और झलक रहा था। मैं वही बोलता हूँ जो मेरे मन में है आंटी। कभी कभी हम चाहते हैं कि दूर के तारे हमारे करीब आ जाएं, है न? ये शब्द सुनकर अमीलिया का दिल धड़क उठा। वह उसके शब्दों में छिपे अर्थ को समझ गई। सौभाग्य से आदित्य उसकी ओर नहीं देख रहा था, अन्यथा वह देख सकता था कि वह घबराई हुई लग रही थी। कुछ मिनट की आरामदायक चुप्पी के बाद अमेलिया खड़ी हो गई। देर हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया और शिष्टाचार के भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया।
तो फिर मैं तुम्हें महल में वापस ले चलता हूँ। अमेलिया ने उसका हाथ थाम लिया। वे दोनों चुपचाप महल की ओर चल दिए। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 563 एक आश्चर्यजनक चुंबन द्वारा स्वागत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 563 एक आश्चर्यजनक चुंबन द्वारा स्वागत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 563 एक आश्चर्यजनक चुंबन द्वारा स्वागत। ये वह दिन था जब आदित्य और रिया इस्तारिन साम्राज्य में वापस जा रहे थे। सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य में उनका प्रवास बहुत रोमांचक रहा। हालांकि सभी रोमांचक समय समाप्त होने चाहिए और इस्तारिन साम्राज्य के सम्राट के रूप में आदित्य को इस्तारिन साम्राज्य में वापस जाना चाहिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही थीं। सेराफिन और एल्डर्स की परिषद के निष्पादन के 12 दिनों के भीतर चीजें पहले से ही बहुत अच्छी लग रही थीं। साम्राज्य के चारों ओर सब कुछ सही दिशा में जा रहा था और अमेलिया सब कुछ की प्रगति से बहुत संतुष्ट थी। पिछली रात की बातचीत के बाद अमेलिया अब वास्तव में खुश और संतुष्ट दिख रही थी। वह एक बार फिर से अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ गई थी। वह सकारात्मक ऊर्जा और मातृत्व आभा से भरी थी। अमेलिया सकारात्मक रूप से बदल गई थी। नाश्ता खत्म करने के बाद तीनों एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सोफे पर बैठ गए। अमेलिया रिया और आदित्य के सामने बैठी थी। आदित्य, आपने मुझे जो मदद की है उसके लिए मैं वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती, और मैं इतनी खराब मेज़बान होने के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। मुझे खेद है कि आपको काम करना पड़ा। आदित्य ने अमेलिया की बहुत सी मदद की थी। उसके बिना उसे सब कुछ पूरी तरह से सुलझाने में कम से कम 2 महीने और लग जाते। आदित्य अपने काम में बहुत तेज था। उसने सब कुछ सुलझा लिया था जिससे उसे बहुत मदद मिली। आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे की मदद करना सामान्य बात है। हालांकि सतही तौर पर उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन अमेलिया को लगा कि उसके शब्दों का गहरा अर्थ है। वह लगभग पूछना चाहती थी कि परिवार से उसका क्या मतलब है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने शब्द कहे वह कुछ हद तक गलत लग रहा था, या शायद ये सिर्फ इसलिए था कि वह इसे बहुत ज़्यादा समझ रही थी। आदित्य, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रही हूँ। कृपया मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी चोट नहीं पहुँचाओगे या उसे कभी नहीं रुलाओगे। ये शब्द कहते हुए अमेलिया किसी कारण से थोड़ी भावुक हो गई। मैं वादा करता हूँ। आदित्य ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। अगर मैंने कभी सुना कि तुमने मेरी बेटी को रुलाया है तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे शरीर को नष्ट करना सुनिश्चित करूंगा। अमेलिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे धमकाया। उसकी बातें सुनकर आदित्य के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसकी मुस्कान कोमल नहीं थी। दूसरों को यह कोमल मुस्कान लग सकती है, लेकिन आदित्य के लिए यह दानव साम्राज्य की मुस्कान थी। कृपया किसी भी बात की चिंता न करें, आदित्य ने उसे आश्वस्त किया। इसलिए दिन के बाकी समय में अमेलिया ने आदित्य और रिया को व्यक्तिगत रूप से राजधानी दिखाई। वह उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर ले गई और उन्हें महारानी के रूप में अपने लंबे शासनकाल के दौरान हुई विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया। सूर्यास्त के समय घर वापस जाने का समय हो गया था। अमेलिया अपनी बेटी के साथ साझेदारी करने के लिए बहुत अनिच्छुक थी। आंटी, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। आदित्य को 100% यकीन था कि वह उनके साथ आएगी और ड्रैगन पैलेस में रहना शुरू करेगी। अमेलिया ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अभी भी कई महत्वपूर्ण काम हैं जो मुझे करने हैं इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहना शुरू करूं। ये सुनकर आदित्य को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे जल्दी ही उसके फैसले के पीछे का कारण समझ में आ गया। आदित्य को उम्मीद थी कि रिया अपनी मां को उनके साथ रहने के लिए मना लेगी। उसे पूरा यकीन था कि वह साथ आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कुछ बातों को अनदेखा कर दिया था। मुझे लगता है कि यह जीवन के उन समयों में से एक है जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। आदित्य ने मन ही मन सोचा। लेकिन क्यों नहीं माँ? रिया ने अपनी माँ से पूछा। अमेलिया ने मुस्कुराते हुए रिया के बालों को धीरे से थपथपाया और समझाया, कल सुबह मैं मुख्य महाद्वीप की यात्रा करने जा रही हूँ। ये सुनकर रिया और आदित्य ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि दोनों को इस यात्रा के पीछे का कारण समझ में आ गया था। अमेलिया ने दूर से देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी उदास मुस्कान आ गई। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उसे सच्चाई बताने और समझाने जा रही हूँ कि क्या हुआ था। भले ही वह बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुकी हो और पूरी दुनिया के कानों में उसे मृत मान लिया गया हो, एक माँ और पूर्व महारानी के रूप में वह ये जानने की हकदार है कि क्या हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। अमेलिया अपनी माँ से मिलना चाहती थी और उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अमेलिया ने अपनी माँ के साथ साम्राज्य के भविष्य के विकास के बारे में बहुत सी बातें करने की योजना बनाई थी। अमेलिया की नज़र में उसकी माँ उससे कहीं ज़्यादा समझदार थी, इसलिए वह उससे सलाह लेने की योजना बना रही थी।
एक बार जब मैं साम्राज्य में वापस लौटूंगी तो मैं काम में व्यस्त हो जाऊंगी। आदित्य से बात करने से उसे कई नए विचार मिले थे। वह अपनी माँ के साथ चर्चा करने के बाद इन नए विचारों को अपने साम्राज्य में लागू करना चाहती है। तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी कुछ समय से दादी से मिलना चाहती हूँ। रिया ने अपनी दादी को आखिरी बार तब देखा था जब वह छोटी बच्ची थी। तब से उसने कभी मुख्य महाद्वीप पर कदम नहीं रखा। रिया ड्रैगन पैलेस लौटने से पहले 1 या 2 दिन अपनी दादी के साथ रहने की सोच रही थी। तुम बाद में उनसे मिल सकती हो। अभी वास्तव में अमेलिया अभी भी अपनी माँ से बहुत डरी हुई थी। वह इस बात से डरी हुई थी कि वह सेराफिन और थेलोस की मौत की खबर उसे कैसे बताएगी। सेराफिन और थेलोस ने जो कुछ भी किया था उसके अलावा वे अभी भी उनके खून के रिश्तेदार थे। सवाल ये था कि एक माँ अपनी बेटी और अपने पोते की मौत के बारे में जानकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। वह इस बात से भी डरी हुई थी कि जब वह रिया की सगाई के बारे में बताएगी तो उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि यह सबसे अधिक संभावना थी कि पहली एल्वेन महारानी सगाई का विरोध नहीं करेगी, लेकिन अमेलिया घबरा गई थी क्योंकि उसने बिना उसे बताए इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था। और इसके अलावा भले ही वह बहुत समय पहले सेवानिवृत्त हो गई थी, फिर भी उसके हाथ में बहुत अधिक अधिकार और शक्ति थी। आखिरकार उसे पहली महारानी इसलिए कहा जाता था। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ रहने आऊंगी। फिर उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कर रही हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार न करो। तुम मेरी निगरानी में रहोगे। जाहिर तौर पर यह उस कारण का एक छोटा सा हिस्सा था जिसके लिए वह रिया आदित्य और अन्य लोगों के साथ रहने आ रही थी। हाँ, ये सुनकर आदित्य ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। किसी कारण से उसे लगा कि ड्रैगन पैलेस में इस महिला का आगमन उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां लेकर आने वाला है। आदित्य और रिया टेलीपोर्टेशन सरणी में चले गए। कुछ सेकंड बाद सरणी से चमकीली चमक के साथ वे दोनों गायब हो गए। जैसे ही वे चले गए अमेलिया को खालीपन महसूस हुआ। पहली बार उसे किसी सहारे की कमी महसूस हुई। चाहे सेराफिन कैसी भी हो, जब भी अमेलिया अकेली होती थी सेराफिन हमेशा उसके साथ होती थी, भले ही वह हमेशा अपने निजी कारणों से अमेलिया के साथ ही क्यों ना हो। अब अमेलिया को बिल्कुल अकेलापन महसूस होने लगा। इस तरह अकेले रहने के बारे में सोचना ही उसे पहले से कहीं ज्यादा डराने लगा। मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के साथ रह सकूं। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस दौरान जैसे ही आदित्य और रिया ड्रैगन महल में वापस लौटे आदित्य को अपनी शक्तियों में बहुत वृद्धि महसूस हुई। उसे लगा कि उसके शरीर में लगभग अंतहीन मात्रा में शक्ति वापस आ रही है। उसे अजेय महसूस हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदित्य अपने क्षेत्र में वापस आ गया था। वह ड्रैगन महल में वापस आ गया था जो उसका आधार था। ड्रैगन महल के अंदर आदित्य के मूल आंकड़े 150% तक बढ़ जाएंगे जो उसकी शक्तियों को 2 गुना से भी अधिक कर देगा। इतना ही नहीं बल्कि ड्रैगन महल में रहने से उसकी मान रिकवरी गति, उपचार गति और खेती की गति 300% तक बढ़ जाएगी। और ड्रैगन महल के अंदर मान बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक सघन है। यहाँ तक कि रिया को भी ड्रैगन महल के अंदर रहना बहुत आरामदायक लगा। रिया ने आदित्य को देखा और पाया कि वह अपनी बाहें फैलाकर गहरी सांस ले रहा है। 14 सप्ताह के बाद घर लौटना अच्छा लग रहा है। आदित्य ने रिया का हाथ थामा और लिविंग रूम में टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वे लिविंग रूम में टेलीपोर्ट हुए आदित्य को एक आकृति ने सोफे पर नीचे धकेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसके होंठ उस आकृति ने ले लिए थे। वह बस बहाव के साथ चला गया और अपनी बाहें उसके कोमल शरीर के चारों ओर लपेट लीं। ममम। दोनों ने बहुत देर तक किस करना जारी रखा जब तक कि उसकी सांस फूल नहीं गई। मुझे तुम्हारी याद आए, जूलिया ने हाँफते हुए कहा। वह उसके क्रॉच पर बैठी थी और उसकी छाती उसके सीने से सटी हुई थी। दोनों के माथे एक दूसरे को छू रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, आदित्य ने उसके गालों और माथे को चूमने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो कृपया उठ जाओ। तुम इसे बाद में जारी रख सकती हो। विपरीत सोफे पर बैठी एलिसिया ने किताब पढ़ते हुए शांति से कहा। एलिसिया चाय पीते हुए वित्तीय मामलों पर किताब पढ़ रही थी। एलिसिया की बातें सुनकर जूलिया ने लिविंग रूम में इधर उधर देखा तो पाया कि पूरा परिवार लिविंग रूम में था और हर कोई उसे घूर रहा था। इससे वह तुरंत शर्मिंदा हो गई। लगभग हर दिन अपने बेडरूम में आदित्य के साथ अंतरंग होने के बावजूद जूलिया को अभी भी आदित्य के लिए अपने स्नेह को सार्वजनिक रूप से दिखाने की आदत नहीं थी। इससे वह बहुत शर्मिंदा हुई। आखिर आदित्य की पत्नी बहुत शर्मीली थी। वाह जूलिया, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी बोल्ड हो। लिलित के शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया। जूलिया ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छिपा लिया और अपना चेहरा उसके सीने पर दबा लिया। अभी वह एक गड्ढा खोदकर अपना चेहरा सभी से छिपाना चाहती थी। मैं सभी का सामना कैसे करूंगी? वे अपनी चिढ़ाने से मुझे मार डालेंगे, जूलिया ने अपने मन में सोचा। आदित्य ने बस मुस्कुराया और उसके सिर के पीछे थपथपाया। वह ये देखकर खुश था कि उसकी अनुपस्थिति में उसका परिवार अच्छा कर रहा था। एलिसिया थोड़ी ईर्ष्यालु थी क्योंकि जूलिया ने नेतृत्व संभाला था और वह उसके सामने, सभी के सामने उसे गले लगाने में बहुत शर्मिंदा थी।
खासकर जब आर्या, स्पेंसर, लियो और क्लारा मौजूद थे। उसने सिर्फ पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अचानक उसकी थोड़ी ऊपर उठ गई। आदित्य ने उसके होंठ पकड़ लिए। चू। उनका चुंबन लगभग 10 सेकंड लंबा था। उसके बाद आदित्य ने उसके दोनों गालों और माथे को चूमा। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। ये देखकर स्पेंसर को मानना पड़ा कि महामहिम की चमड़ी बहुत मोटी है। अगर उसे पूरे परिवार के सामने अपनी सभी पत्नियों को चूमना पड़े तो वह बहुत शर्मिंदा महसूस करेगा और ऐसा नहीं करेगा। और सौभाग्य से उसकी केवल एक पत्नी थी और उसने अपनी प्रेमिका आर्या के अलावा किसी और पत्नी को रखने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन आदित्य अलग था। उसने सभी की निगाहों को अनदेखा किया और अपनी सभी मंगेतरों को चूमा। वह अपने कामों में साहसी था। आदित्य का हमेशा निष्पक्ष रहने का मतलब था। अगर वह सबके सामने जूलिया को मारने जा रहा था तो वह अपनी सभी मंगेतरों के साथ भी ऐसा करने जा रहा था। वह पक्षपाती नहीं होने वाला था और अपना ज्यादातर ध्यान सिर्फ एक लड़की पर देने वाला नहीं था। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 564 ड्रैगन घास। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 564 ड्रैगन घास। एड्स बाय पबफ्यूचर। अध्याय 564 ड्रैगन घास। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिसिया को चूमने के बाद आदित्य ने लारा और साशा को चूमना नहीं भूला। लारा ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसका पति वापस आ गया है। उसने खुशी खुशी चुंबन और अपने पति के साथ बिताए अंतरंग समय को स्वीकार किया। साशा के लिए वह अभी भी अपने विद्रोही चरण में थी। मुझे तुमसे कोई मूर्खतापूर्ण चुंबन नहीं चाहिए। हम्फ। देवी ने अपनी बाहों को अपनी छाती के नीचे मोड़ लिया और दूर देखते हुए सूंघी। देवी तसुंडेरे थी, तो मुझे जाने दो। रिया ने आदित्य का चेहरा पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चूम लिया। इस यात्रा पर उन दोनों ने जो कुछ किया है उसने रिया को पहले से अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बना दिया है। बेशक उन दोनों को अभी अंतिम कदम उठाना बाकी है, लेकिन ये जल्द ही बदलने वाला था क्योंकि अब रिया कानूनी तौर पर उसकी तीसरी मंगेतर थी, लारा उसकी चौथी और साशा उसकी 5वीं। रिया को उसके होठों को जोश से चूसते हुए देखकर साशा को बहुत जलन हुई। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जिस तरह से यह महिला अपने स्तनों को उसके सीने पर दबा रही थी और आदित्य को अपने वश में कर रही थी, उससे उसे बहुत जलन हो रही थी। अरे, मैंने यह नहीं कहा कि तुम उसे चूम सकती हो। अब मेरी बारी होनी चाहिए थी। ईर्ष्या में साशा ने रिया को आदित्य से दूर खींच लिया। देवी यह स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा थी कि उसे वास्तव में आदित्य की याद आ रही थी और वह उसके द्वारा चूमे जाने का इंतजार कर रही थी। और खासकर सबके सामने वह अपने तसुंडेरे व्यक्तित्व में थी। लेकिन तुमने साफ साफ कहा था कि तुम उसका चूमना नहीं चाहती। रिया ने शांति से जवाब दिया और उसने भी अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे मोड़ लीं। वह बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी जगह उसे चूम सकती हो, साशा ने तर्क दिया। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके अलावा मैं आदित्य के साथ अंतरंग होने का कोई भी मौका बर्बाद नहीं करूंगी। चूंकि तुम नहीं चाहती थी इसलिए मैंने इसे अपने लिए ले लिया। ये सुनकर साशा ने अपने दांत पीस लिए। इस बीच लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने रिया में आए बदलावों को तुरंत नोटिस कर लिया। पहले रिया वह थी जो आसानी से अपना संयम खो देती थी और किसी भी बहस को जीतने के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन अब उसके चरित्र में कुछ बदलाव हुए हैं। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और शांत हो गई थी। वह बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देती थी। इन सभी बदलावों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि सेलेस्टियल टेरन एम्पायर में वास्तव में क्या हुआ था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है लड़कियों, अब बहुत हो गया। आदित्य नहीं चाहता था कि घर लौटते ही ये लड़कियां फिर से बहस शुरू कर दें। आदित्य ने साशा को इस मामले से दूर नहीं रखा। पलक झपकते ही वह उसके सामने आ गया, जिससे वह चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसके होठों को चूम लिया। चू। जैसे ही उसके होंठ उसके होठों से छुए, उसका सारा प्रतिरोध उसकी बाहों में पिघल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके गले में अपनी बाहें लपेट लीं। करीब 20 सेकंड बाद आदित्य रुक गया। साशा शर्मा रही थी। वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा सिर्फ 20 सेकंड के फ्रेंच किस की वजह से उसकी बाहों में पिघल गया था। छोटे सम्राट, मेरा किस कहाँ है? जैसे ही आदित्य सोफे पर बैठा, लिलित उसके पीछे दिखाई दी और ये शब्द उसके दाहिने कान में फुसफुसाए। उसने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और अपने मुलायम पहाड़ों को सोफे की पीठ पर दबाया। उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए आदित्य के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि यह सक्कुबस जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। और चूंकि वह कोई साधारण सक्कुबस नहीं थी, बल्कि खुद सक्कुबस महारानी थी, इसलिए किसी के कान में फुसफुसाने जैसी छोटी सी हरकत भी आकर्षण और मोह से भरी हुई थी। लिलित ने जानबूझकर अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं।
हालांकि आदित्य ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। तो मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ कैसा चल रहा था? आदित्य ने स्पेंसर की ओर देखा और उससे पूछा। स्पेंसर अपनी होने वाली पत्नी आर्या के बगल में बैठा था। दोनों की सगाई पक्की हो चुकी थी और अब वे आधिकारिक विवाह समारोह आयोजित करने के लिए एक सही दिन का इंतजार कर रहे थे। स्पेंसर के व्यस्त कार्यक्रम के कारण अभी समारोह आयोजित करना संभव नहीं था। साथ ही दोनों को शादी करने की जल्दी भी नहीं थी। आर्या को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब से वह उनके साथ रहने आई है तब से आइसेल्फ बहुत सुंदर हो गई है। एलिसिया ने उससे जो गोलियां बनाई थीं उन्होंने उसे अब और भी सुंदर बना दिया है। हालांकि वह अभी भी एलिसिया और अन्य लोगों की तरह सुंदर नहीं है। एलिसिया द्वारा बनाई गई गोलियों ने न केवल उसके भीतर की अशुद्धियों को दूर किया बल्कि उसकी त्वचा की गुणवत्ता में भी सुधार किया और उसकी खेती में काफ़ी सुधार किया। महाराज, आपकी अनुपस्थिति में सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, स्पेंसर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। स्पेंसर द्वारा अपने अधीन काम करने के लिए चुने गए सभी सचिवों का धन्यवाद। अब उसके पास पहले की तुलना में बहुत अधिक खाली समय था। इसका मतलब यह था कि वह अपनी होने वाली पत्नी को भी ज्यादा समय दे पा रहा था। वह हमेशा अपने दफ्तर में काम करते हुए बंद नहीं रहता था। स्पेंसर को लगा कि उसे एलिसिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उसे ऐसे प्रतिभाशाली सचिवों को खोजने में मदद की। उनके अधीन होने से स्पेंसर का काम काफ़ी कम हो गया है। ये जानकर अच्छा लगा। स्टारिन साम्राज्य के सम्राट के रूप में उसे ये सुनकर राहत मिली। वह अपने ही प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा काम और दबाव देकर मारना नहीं चाहता था। ये देखकर कि स्पेंसर अपने निजी और कामकाजी जीवन में अच्छा कर रहा था, उसे खुशी और राहत मिली। आदित्य, क्या आने वाले दिनों में तुम्हारी कोई योजना है? ये सवाल जूलिया ने ही उससे पूछा था। जूलिया को देखते हुए आदित्य ने पाया कि वह बहुत गंभीर दिख रही थी। ठीक है, मैंने तुम सबके साथ 20 महाद्वीप जाने की योजना बनाई थी। क्या कोई समस्या है? आदित्य ने पूछा। अगर जूलिया को किसी महत्वपूर्ण काम के लिए उसकी ज़रूरत होती तो वह हमेशा अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता था। जूलिया ने ताली बजाई। ये बिल्कुल सही है। लारा की रहस्यमय बीमारी के लिए मैंने जो इलाज विकसित किया है उसके आखिरी बचे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए मुझे ड्रैगन ग्रास नामक एक सुपर दुर्लभ वस्तु को खोजने के लिए बीस्ट कॉन्टिनेंट जाना होगा। ड्रैगन ग्रास? क्या तुम इसे खरीद नहीं सकती? आदित्य ने उससे पूछा। जूलिया लारा की रहस्यमय बीमारी का इलाज बनाने के लिए महीनों से काम कर रही थी और आदित्य द्वारा एक्शन से उसके लिए लाई गई जड़ी बूटी के साथ जूलिया लारा के लिए एक बेहतरीन इलाज बनाने के बहुत करीब थी। लेकिन इलाज पूरा करने के लिए उसे एहसास हुआ कि उसे एक और वस्तु की ज़रूरत होगी जो ड्रैगन ग्रास थी। मैंने इस वस्तु को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन मेरा विश्वास करो, जब मैंने कहा कि यह वस्तु बहुत दुर्लभ है तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। एलिसिया के पास जितने भी कनेक्शन और प्रभाव हैं उसके बावजूद भी वह ड्रैगन ग्रास को नहीं पा सकी। इतना ही नहीं, बल्कि उसे ये भी पता चला कि पिछले 100 या 200 सालों में ड्रैगन ग्रास कभी किसी नीलामी या किसी बाजार में नहीं देखा गया। ये सुनकर आदित्य और अन्य लोग हैरान रह गए। अगर एलिसिया इस अत्यंत दुर्लभ वस्तु को नहीं पा सकी तो इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ी समस्या थी। आखिरकार एलिसिया धन की देवी थी। इस दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों में उसके कनेक्शन थे। उसके पास खुफिया नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला थी। एलिसिया के पास जनता की राय बदलने और किसी भी साम्राज्य में गृहयुद्ध शुरू करने की शक्ति थी। अगर एलिसिया जैसी कोई व्यक्ति जिसके पास इतने सारे कनेक्शन और संसाधन हैं उसे ड्रैगन ग्रास कहीं नहीं मिल सकता है तो आदित्य इसे खरीदने की उम्मीद कैसे कर सकता है? एलिसिया ने बातचीत में शामिल होते हुए वह किताब बंद कर दी जिसे वह पढ़ रही थी। फिलहाल हमारा एकमात्र विकल्प बीस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जाना है ताकि हम स्वयं ड्रैगन ग्रास का पता लगा सकें। अपने संपर्कों से मैंने सीखा है कि ड्रैगन ग्रास केवल बीस्ट कॉन्टिनेंट के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जा सकता है और इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। उसे पता चला कि पिछले 100 या 200 सालों में ड्रैगन घास कभी किसी नीलामी या किसी बाजार में नहीं देखी गई। ये सुनकर आदित्य और अन्य लोग हैरान रह गए। अगर एलिसिया इस अति दुर्लभ वस्तु को अपने हाथों में नहीं ले पाई तो इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ी समस्या थी। आखिरकार एलिसिया धन की देवी थी। इस दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों में उसके संबंध थे। उसके पास खुफिया नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला थी। एलिसिया के पास जनमत को बदलने और किसी भी साम्राज्य में गृहयुद्ध शुरू करने की शक्ति थी। अगर एलिसिया जैसी कोई व्यक्ति जिसके पास इतने सारे संबंध और संसाधन हैं उसे कहीं भी ड्रैगन घास नहीं मिल सकती है तो आदित्य इसे खरीदने की उम्मीद कैसे कर सकता है? एलिसिया ने बातचीत में शामिल होते हुए वह किताब बंद कर दी जिसे वह पढ़ रही थी। वर्तमान में हमारा एकमात्र विकल्प बीस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जाना है ताकि हम खुद ड्रैगन घास का पता लगा सकें। अपने संबंधों से मैंने सीखा है कि ड्रैगन घास केवल बीस्ट कॉन्टिनेंट के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाई जा सकती है और इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। उसे पता चला कि पिछले 100 या 200 सालों में ड्रैगन घास कभी किसी नीलामी या किसी बाजार में नहीं देखी गई। ये सुनकर आदित्य और अन्य लोग हैरान रह गए। अगर एलिसिया इस अति दुर्लभ वस्तु को अपने हाथों में नहीं ले पाई तो इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ी समस्या थी। आखिरकार एलिसिया धन की देवी थी। इस दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों में उसके संबंध थे। उसके पास खुफिया नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला थी।
एलिसिया के पास जनमत को बदलने और किसी भी साम्राज्य में गृहयुद्ध शुरू करने की शक्ति थी। अगर एलिसिया जैसी कोई व्यक्ति जिसके पास इतने सारे संबंध और संसाधन हैं, उसे कहीं भी ड्रैगन घास नहीं मिल सकती है, तो आदित्य इसे खरीदने की उम्मीद कैसे कर सकता है। एलिसिया ने बातचीत में शामिल होते हुए वह किताब बंद कर दी जिसे वह पढ़ रही थी। वर्तमान में हमारा एकमात्र विकल्प बीस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जाना है ताकि हम खुद ड्रैगन घास का पता लगा सकें। अपने संबंधों से मैंने सीखा है कि ड्रैगन घास केवल बीस्ट कॉन्टिनेंट के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाई जा सकती है और इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। केवल मनुष्य ही नहीं, कल्पित बौने, ड्रैगन, जानवर और राक्षस भी ऐसी मूल्यवान और अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी को पाना चाहते हैं। सभी प्रकार के जादुई जानवर भी इस वस्तु को चाहते हैं। हर बार जब ड्रैगन घास दिखाई देती है तो जादुई जानवरों और विभिन्न साम्राज्यों और गुटों के विभिन्न जनजातियों और ताकतों के बीच एक बड़ा युद्ध होता है। सभी पक्ष इस दुर्लभ वस्तु को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दिलचस्प, आदित्य के पास अब बीस्ट कॉन्टिनेंट जाने का एक और कारण था। तो ये तय हो गया है, हम बहुत जल्द बीस्ट कॉन्टिनेंट जाएंगे। स्पेंसर, मुझे ये कहते हुए खेद है लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ना होगा। आदित्य स्पेंसर से हमेशा सारा काम उसके हाथ में छोड़ने के लिए माफ़ी मांग रहा था। कोई बात नहीं महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप निश्चिंत रहें और सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दें। इसके अलावा मेरी मदद करने के लिए मेरे पास वॉटसन है। ये सुनकर वॉटसन ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि वॉटसन सेवानिवृत्त हो चुके थे, फिर भी वे स्पेंसर को बहुमूल्य सलाह देते थे और कभी कभी उनके काम में मदद भी करते थे। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 565 स्टार इन रॉयल अकादमी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 565 स्टार इन रॉयल अकादमी। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 565 स्टार इन रॉयल अकादमी। महाराज कृपया इस ओर आइए। स्टार इन रॉयल अकादमी के प्रिंसिपल ने आदित्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा स्कूल दिखाया। स्टार इन रॉयल अकादमी स्टार इन साम्राज्य की पहली अकादमी थी। उसके सत्ता संभालने से पहले शाही परिवार के बच्चों और स्टार इन साम्राज्य के कुलीन परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे पड़ोसी साम्राज्यों या राजवंशों में जाना पड़ता था। स्टार इन राजवंश के पास पहले कुछ निजी अकादमी थी, लेकिन इस निजी अकादमी की फीस बहुत ज़्यादा थी और आम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते थे। साथ ही आम लोगों के लिए शिक्षा वास्तव में प्राथमिकता नहीं थी। आम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग शिक्षा को सिर्फ अमीरों और समाज के कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित मानते थे। लेकिन आदित्य के सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के चारों ओर पब्लिक स्कूल बनवाने में बहुत पैसा खर्च किया। इन पब्लिक स्कूलों की गुणवत्ता निजी अकादमियों से बेहतर थी। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के चारों ओर के सभी पब्लिक स्कूल मुफ्त थे। बच्चों को हर दिन मुफ्त पौष्टिक दोपहर का भोजन भी दिया जाता था। स्टार इन रॉयल अकादमी सम्राट आदित्य द्वारा खोली गई पहली अकादमी थी। यह अकादमी अन्य अकादमियों से बहुत अलग थी। न केवल पाठ्यक्रम अन्य अकादमियों की तुलना में बहुत अलग और उन्नत था, बल्कि अन्य सुविधाएं भी शीर्ष स्तर की थीं। यहाँ तक कि अकादमी की इमारत को वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता था। स्टार इन रॉयल अकादमी अध्ययन के लिए इतनी शानदार जगह थी कि न केवल स्टार इन साम्राज्य के सभी कुलीन परिवार अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे, बल्कि विदेशी कुलीन परिवार और शाही परिवार भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे। बेशक स्टार इन साम्राज्य के बाहर के बच्चों को प्रतिष्ठित स्टार इन रॉयल अकादमी में रहने और पढ़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है। कुलीन परिवारों द्वारा अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजने का एक बड़ा कारण ये था कि उनके बच्चे अन्य कुलीन परिवारों के बच्चों के साथ संबंध बना सकें, और राजनीति की दुनिया में ऐसे संबंध भविष्य में एक मूल्यवान संपत्ति साबित होंगे। अगर एक विस्काउंट परिवार का भावी उत्तराधिकारी ड्यूक परिवार के भावी उत्तराधिकारी से दोस्ती कर सकता है, तो क्यों नहीं। बेशक स्टार इन रॉयल अकादमी ऐसी जगह नहीं थी जो सिर्फ रईसों और शाही परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित थी। यहाँ तक कि आम वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। एक बात जो हर एक माता पिता को अच्छी लगी वह ये थी कि स्टार इन रॉयल अकादमी के हर एक छात्र को हमेशा सुरक्षा दी जाती थी और बदमाशी पूरी तरह से वर्जित थी। स्टार इन रॉयल अकादमी को एक रक्षात्मक गुंबद से सुरक्षित किया गया था। रक्षात्मक गुंबद ने पूरी अकादमी को घेर लिया और किसी भी घुसपैठिए को अकादमी में प्रवेश करने से रोक दिया। ये सब उन उपायों की बदौलत था जो आदित्य ने सभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए थे। इस तथ्य के कारण ऐसे कई कुलीन परिवार हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता किए बिना अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। उन्हें कोई गार्ड भेजने या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके बच्चे परिसर से बाहर जाने और अकादमी के बाहर रहने का फैसला न कर लें। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि आप फिर से मेरे साथ यहाँ क्यों हैं? स्टार इन रॉयल अकादमी महीनों से आदित्य से अनुरोध कर रही है कि जब भी उसके पास समय हो वह अकादमी आए और उसका दौरा करे।
चूंकि आज सुबह उसके पास समय था, इसलिए उसने यहाँ आने का फैसला किया। जब उसने लड़कियों से पूछा कि क्या कोई अकेले आना चाहती है, तो उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें अन्य काम करने थे। लिलित उसके शब्दों को सुनकर हंस पड़ी। क्या तुम पहले ही भूल गए? चूंकि लिलित के पास पूरे दिन घर पर रहने के अलावा और कुछ करने को नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। लिलित पहले कभी अकादमी नहीं गई थी। उसे निजी ट्यूटर्स द्वारा सब कुछ सिखाया गया था। जब आदित्य कल लौटा तो उसे पता चला कि सिल्वी वापस इथेरियल एम्पायर लौट आई है क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। एलिसिया से उसे पता चला कि अगले पूरे महीने वह बहुत व्यस्त रहने वाली है और उसके पास ड्रैगन पैलेस आने का समय नहीं होगा। हाँ, मुझे याद है, लेकिन अगर तुम मेरे रहते हुए कोई परेशानी खड़ी करोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। आदित्य को डर था कि लिलित उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। आखिरकार वह इस शरारती सक्कुबस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसे अपने साथ लाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। हे, क्या इसका मतलब यह है कि अकादमी से बाहर कदम रखने के बाद मैं जो चाहूं कर सकती हूं? लिलित ने अपना मुंह ढांकते हुए पूछा। आज लिलित ने एक सुंदर किमोनो पहना हुआ था। यह एक गहरे बैंगनी रंग का किमोनो था। उसने अपने बालों को एक बन में बांध रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ आने से पहले आदित्य ने लिलित को अपनी ड्रेस बदलने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उसने घर पर जो ड्रेस पहनी हुई थी वह बहुत ज़्यादा खुली हुई थी और यह ऐसी पोशाक नहीं थी जिसे अकादमी के अंदर पहना जाना चाहिए। फ्लिक, एलिसिया से उसे पता चला कि अगले पूरे महीने वह बहुत व्यस्त रहने वाली है और उसके पास ड्रैगन पैलेस आने का समय नहीं होगा। हाँ, मुझे याद है, लेकिन अगर तुम मेरे रहते हुए कोई परेशानी खड़ी करोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। आदित्य को डर था कि लिलित उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। आखिरकार वह इस शरारती सक्कुबस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसे अपने साथ लाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। हे, क्या इसका मतलब यह है कि अकादमी से बाहर कदम रखने के बाद मैं जो चाहूं कर सकती हूं? लिलित ने अपना मुंह ढांकते हुए पूछा। आज लिलित ने एक सुंदर किमोनो पहना हुआ था। यह एक गहरे बैंगनी रंग का किमोनो था। उसने अपने बालों को एक बन में बांध रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ आने से पहले आदित्य ने लिलित को अपनी ड्रेस बदलने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उसने घर पर जो ड्रेस पहनी हुई थी वह बहुत ज़्यादा खुली हुई थी और यह ऐसी पोशाक नहीं थी जिसे अकादमी के अंदर पहना जाना चाहिए। फ्लिक, एलिसिया से उसे पता चला कि अगले पूरे महीने वह बहुत व्यस्त रहने वाली है और उसके पास ड्रैगन पैलेस आने का समय नहीं होगा। हाँ, मुझे याद है, लेकिन अगर तुम मेरे रहते हुए कोई परेशानी खड़ी करोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। आदित्य को डर था कि लिलित उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। आखिरकार वह इस शरारती सक्कुबस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसे अपने साथ लाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। हे, क्या इसका मतलब यह है कि अकादमी से बाहर कदम रखने के बाद मैं जो चाहूं कर सकती हूं? लिलित ने अपना मुंह ढांकते हुए पूछा। आज लिलित ने एक सुंदर किमोनो पहना हुआ था। यह एक गहरे बैंगनी रंग का किमोनो था। उसने अपने बालों को एक बन में बांध रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ आने से पहले आदित्य ने लिलित को अपनी ड्रेस बदलने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उसने घर पर जो ड्रेस पहनी हुई थी वह बहुत ज़्यादा खुली हुई थी और यह ऐसी पोशाक नहीं थी जिसे अकादमी के अंदर पहना जाना चाहिए। फ्लिक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने उसके माथे पर हाथ फेरा। अपने गंदे विचार बंद करो। कभी कभी आदित्य सोचता कि क्या ये औरत सामान्य विचार भी रख सकती है। उसका दिमाग हमेशा गंदी बातों से भरा रहता था। ये दर्द कर रहा है मीनी। लिलित ने दर्द का नाटक किया। प्रिंसिपल जो आदित्य को कुछ बताने के लिए मुड़ा था, उसने ये देखा और महसूस किया कि एक तीर उसके दिल में चुभ गया है। बहुत प्यारा। 134 वर्षीय सिंगल प्रिंसिपल को लगा कि उसे एक बार फिर प्यार हो गया है। लिलित वाकई बहुत प्यारी थी। हालांकि उसे जल्दी ही याद आ गया कि वह महिला आदित्य के बगल में चल रही थी। उसके मन में ऐसे विचार नहीं आ सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बंद करो। हालांकि आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे यह भी याद था कि वे सार्वजनिक स्थान पर थे और कम से कम 100 छात्र थे जिनकी नज़र उन पर थी। तुम क्या सोचते हो लिलित? आदित्य ने लिलित के साथ चलते हुए पूछा। प्रिंसिपल आगे चल रहे थे और उन्हें अकादमी के बारे में बता रहे थे। यह स्टारिन रॉयल अकादमी में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। आज से पहले वह यहाँ केवल तभी आए थे जब अकादमी का निर्माण अभी अभी हो रहा था। तब से बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक पुराने और सेवानिवृत्त व्यापारी थे और कुछ कुलीन परिवारों से भी थे। कुलीनों के लिए ऐसी प्रतिष्ठित अकादमी में शिक्षक होना एक बड़ी बात थी। किस बारे में? लिलित ने वापस पूछा। इस स्कूल के बारे में। आदित्य ने यह सवाल यूं ही पूछा था। लिलित के चेहरे पर एक दुर्लभ पुरानी यादों वाली मुस्कान थी जब उसने उसके सवाल का जवाब दिया। यहाँ आकर मैं अकादमी में वापस जाना चाहती हूँ और एक छात्रा बनना चाहती हूँ। लिलित का बचपन बहुत ही व्यस्त था। जन्म से ही उस पर अपने वंश और नस्ल का बोझ था, इसलिए उसे अपने बचपन का आनंद लेने के लिए बहुत कम समय मिला। आदित्य ने कुछ सेकंड के लिए लिलित के चेहरे को देखा।
उसकी पुरानी यादों वाली मुस्कान को देखते हुए आदित्य के दिमाग में अचानक एक विचार आया। लिलित, चूंकि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुमने कभी यहाँ शिक्षक बनने के बारे में सोचा है? आदित्य का सुझाव इतना आश्चर्यजनक था कि वह चलना बंद कर दिया और बस उसे देखती रही। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ गंभीर हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और दिखाया कि वह कितना गंभीर था। इस बीच एक तरफ प्रिंसिपल को लिलित के यहाँ काम करने के विचार से उत्साह महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ उसे यह जानकर बहुत घबराहट हो रही थी कि सम्राट के इतने नज़दीक रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ काम करने जा रहा है। शायद मुझे पद छोड़ देना चाहिए और अपना काम इस महिला को सौंप देना चाहिए। वह यही सोच रहा था कि यह मेरा है। तुम मुझसे क्या पढ़ाने की उम्मीद करते हो? लिलित ने पूछा। आदित्य ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और सोचने लगा। मुझे सोचने दो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह, तुम इतिहास पढ़ा सकते हो। चूंकि लिलित बहुत लंबे समय तक जीवित रही थी, इसलिए वह इतिहास पढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो? लिलित ने आदित्य को घूर कर देखा। और इतिहास पढ़ाने से तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम यह नहीं करना चाहते हो तो तुम कुछ और पढ़ा सकते हो। तुम भ्रम जादू में बहुत अच्छे हो, है ना? तुम छात्रों को भ्रम की मूल बातें सिखा सकते हो या उन्हें साधना या किसी और चीज़ के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। ये स्कूल भ्रम और साधना भी सिखाता है। लिलित ने पूछा। बच्चों के लिए स्कूल दो मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग बुनियादी चीज़ें हैं। ये स्कूल की ABC की तरह है, जहाँ बच्चों को पढ़ना, लिखना और सरल गणित सीखने को मिलता है। इसे सीखने के लिए शुरुआती पैक के रूप में सोचें जो उन्हें बाद में बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करता है। वे लगभग 10 साल की उम्र तक इस भाग में रहते हैं। बच्चों की बुनियादी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अकादमी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चुने हुए पाठ्यक्रम के आधार पर हर महीने एक निश्चित राशि का शुल्क देना होगा। इसके बाद अगर उन्होंने बुनियादी बातों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो वे दूसरे भाग में चले जाते हैं। यहीं से चीज़ें और दिलचस्प हो जाती हैं। वे उन विषयों में और गहराई से उतरते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं और साधना के बारे में सीखना शुरू करते हैं। वे किस में अच्छे हैं इस पर निर्भर करते हुए, जैसे कि अगर वे भ्रम जादू कर सकते हैं या शरीर की ताकत के रास्ते पर हैं, तो उन्हें उन शिक्षकों से मिलाया जाता है जो उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सभी शानदार तरकीबें और तकनीकें सिखाएंगे। इसके अलावा इस दूसरे भाग में सभी तरह के पाठ्यक्रम हैं। कुछ छोटे हैं, जैसे आधे साल के, और अन्य 5 साल तक के हो सकते हैं। ये सब बच्चों को उन चीज़ों में वास्तव में अच्छा बनने का मौका देने के बारे में है जो उन्हें पसंद हैं और जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। तो यही तो आपका मतलब था। हालांकि मैं समझता हूं कि मैं तुरंत कोई निर्णय नहीं ले सकता। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। ज़रूर, अपना समय लें। इस बीच चलिए अपने दौरे का आनंद लें। आदित्य और लिलित का अकादमी में दौरा जारी रहा। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 566 सत्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 566 सत्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 566 सत्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य और लिलित ने स्टारिन रॉयल अकादमी में अपनी अपेक्षा से अधिक समय बिताया। वे स्कूल में लियो और क्लारा से मिले। उन्होंने लगभग 3.5 घंटे बाद अपना दौरा समाप्त किया, लेकिन वे तुरंत ड्रैगन पैलेस नहीं लौटे। यह अफसोस की बात है कि हम लियो की गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाए। आदित्य वास्तव में उस लड़की को देखने की उम्मीद कर रहा था जिस पर उसका छोटा भाई पागल है। लगता है हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण पारिवारिक मामले के कारण उसकी गर्लफ्रेंड को घर लौटना पड़ा और वह स्कूल नहीं आ सकी। लियो अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे छिपा नहीं सकता। अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, तो क्या हम पहले से ही ड्रैगन पैलेस में वापस लौट रहे हैं? लिलित ने ऊब भरे स्वर में पूछा। जब से वह ड्रैगन पैलेस में रहने के लिए आई है तब से वह ज़्यादातर समय ड्रैगन पैलेस में ही रहती है। वह बहुत कम ही बाहर जाती है। आदित्य को शायद इस बात का एहसास न हुआ हो, लेकिन ये पहली बार था जब वे साथ में समय बिता रहे थे। आमतौर पर साशा या कोई और उनके साथ होता है, लेकिन अभी सिर्फ वे ही थे। आज वह अजीब तरह से उसके साथ समय बिताने का आनंद ले रही थी। वह वापस नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वह उसके साथ बाहर ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। लेकिन किसी तरह लिलित में ये कहने की हिम्मत नहीं थी, चलो वापस नहीं जाते। चूंकि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है तो चलो इस समय राजधानी के आसपास घूमते हैं। मुझे राजधानी घूमते हुए काफ़ी समय हो गया है। आदित्य ड्रैगन पैलेस लौटने वाला था क्योंकि वह अपने खाली समय का उपयोग अपने रून जादू पर काम करने के लिए करना चाहता था, लेकिन फिर बीच में ही उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि वह भी एक ब्रेक लेना और मौज मस्ती करना चाहता था।
ये सुनकर लिलित खुश हो गई। लेकिन हम राजधानी में ऐसे ही नहीं घूम सकते। अगर सम्राट सड़कों पर घूम रहा हो तो ये बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। चलो अपना रूप बदल लेते हैं, लिलित ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ठीक है, आदित्य ने अनिश्चित स्वर में उत्तर दिया। भले ही वह सम्राट था, लेकिन उसके 99% से ज्यादा नागरिकों ने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके रूप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आदित्य को लगा कि लिलित कुछ योजना बना रही है, इसलिए उसने उसके सुझाव के साथ चलने का फैसला किया। मेरे साथ चलो, लिलित पास की गली में रुकी। कुछ मिनटों के बाद 2 लोग गली से बाहर निकले। यह एक औसत दिखने वाला जोड़ा था। लड़की ने अपने दोनों हाथों से आदमी की बाँह पकड़ी हुई थी। लिलित, तुम मेरी बाँह क्यों पकड़ रही हो? आदित्य ने नीचे न देखने की कोशिश करते हुए पूछा। वह महसूस कर सकता था कि उसके स्तन उसकी बाहों को दबा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह शिकायत कर रहा था, लेकिन उनके रिश्ते को देखते हुए ये गलत था। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? लिलित ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। अभी उन दोनों की शक्लें बदल गई थीं। वे दोनों आम जोड़ों से अलग नहीं दिख रहे थे। उनके बालों का रंग बदलने के अलावा उनके रूप रंग में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। या आदित्य ने शुरू में यही उम्मीद की थी। लेकिन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लिलित ने अपना किमोनो पूरी तरह बदल दिया था। उसने जो किमोनो पहना हुआ था वह छोटा था और उसकी जांघों तक ढका हुआ था। उसके पैर काले मोज़ों से ढके हुए थे। उसकी जांघें पतली और आकर्षक थीं। आदित्य का एक हिस्सा उसकी जांघों को छूना चाहता था। उसकी क्लीवेज का एक छोटा सा हिस्सा जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था। उसके स्तन उसके हर कदम के साथ उछल रहे थे। वह अपने पहनावे में बहुत आकर्षक और बहुत प्यारी लग रही थी। यह इस बारे में नहीं है कि मुझे ये पसंद है या नहीं। बीच में, उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा। तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने हार मान ली। वह यहाँ कुछ भी नहीं खो रहा था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लिलित ने चुप्पी तोड़ी और उससे ये सवाल पूछा। बाहर गर्मी बढ़ने लगी थी। बर्फ भी पिघलने लगी थी। बसंत ऋतु आने वाली थी। सड़क पर कई गाड़ियां और जादुई घोड़े दौड़ रहे थे। सड़क के दोनों फुटपाथ लोगों से भरे हुए थे। कुछ लोग थे जो समय समय पर लिलित को देखते रहते थे। हालांकि उसने अभी तक अपने आकर्षण को कम प्रोफाइल में रखने के लिए सीमित कर रखा था। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उसके आसपास चलने वाले लोगों को उसे दूसरी बार देखना पड़ता था। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। आदित्य के पास वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह खरीदना चाहता था या शहर के आसपास घूमना चाहता था। वह बस शहर की खोजबीन का आनंद लेना चाहता था। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। लिलित ने अपना हाथ एक खाली गाड़ी की ओर हिलाया जो पास से गुजर रही थी। गाड़ी के ड्राइवर ने उसे देखा और उनके लिए रुक गया। आदित्य चुपचाप लिलित के पीछे गाड़ी में चढ़ गया। गुड आफ्टरनून मिस, आप कहाँ जाना चाहेंगी? गाड़ी के ड्राइवर ने पूछा। गाड़ी का ड्राइवर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। गाड़ी बहुत ही साधारण और साधारण थी। शाही गाड़ियों की तुलना में इस तरह की गाड़ियां बेहद साधारण और जर्जर दिखती थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टारिन साम्राज्य का सम्राट इतनी साधारण और जर्जर दिखने वाली गाड़ी पर सवार होगा। लेकिन न तो लिलित और न ही आदित्य ने गाड़ी की परवाह की। क्या आप हमें सिल्वर मून शॉपिंग स्टोर पर ले जा सकते हैं? ये शहर के पश्चिमी चौक में स्थित एक दुकान है। ये सुनकर आदित्य अवाक रह गया। ड्रैगन पैलेस की सभी लड़कियां नियमित रूप से खरीदारी करने जाती थीं, और हर बार जब वे खरीदारी करने जाती थीं तो हमेशा ढेर सारे कपड़े खरीदती थीं। खरीदारी आखिरी चीज़ थी जिसकी वह उसे उम्मीद करता था। आखिरकार लिलित के पास कपड़ों के अलावा किसी और चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है मिस। 2 जादुई घोड़ों द्वारा खींची जा रही गाड़ी चलने लगी। बहुत जल्दी ही गाड़ी ने गति पकड़ ली, लेकिन चूंकि सड़क पर दूसरी गाड़ियां और जादुई घोड़े थे, इसलिए गाड़ी का अपनी पूरी गति तक पहुंचना संभव नहीं था। क्या तुम वाकई और कपड़े खरीदना चाहती हो? अभी कुछ हफ्ते पहले मुझे याद है कि तुमने पहनने के लिए 21 कपड़े खरीदे थे। मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें अभी तक पहना भी नहीं है। चूंकि आदित्य को शॉपिंग का शौक नहीं था, इसलिए वह लिलित और ड्रैगन पैलेस की दूसरी महिलाओं द्वारा इतने सारे अलग अलग कपड़े खरीदने में मज़ा नहीं ले पाया। हे, मुझे ये बहुत पसंद है। आदित्य ने हार मान ली। ऐसा नहीं था कि आदित्य के पास पैसे की कमी थी। उसके पास इतना पैसा था कि वह कभी खर्च नहीं कर सकता था। आदित्य, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लिलित गंभीर हो गई और बोली। वह आदित्य की ओर थोड़ा झुकी, जिसके परिणामस्वरूप उनके दोनों कंधे छू गए। उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं थी कि गाड़ी का ड्राइवर कुछ न सुन सके। क्या तुमने रिया के साथ ऐसा किया है? उसका चेहरा देखकर उसे पता चल गया कि वह अभी पूरी तरह गंभीर है। वह मजाक नहीं कर रही थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। सेलेस्टियल टेरन में उनके लिए कितने आश्चर्य की प्रतीक्षा थी, ये देखते हुए अंत में आदित्य और रिया को ऐसी गतिविधियों के लिए कभी समय नहीं मिला। ओह माय, यह आश्चर्यजनक है। मुझे लगा कि तुम निश्चित रूप से ऐसा करोगे। लिलित वास्तव में आश्चर्यचकित दिखी। मुद्दे पर आओ। क्या तुम साशा के साथ जल्द से जल्द ऐसा कर सकते हो? आदित्य को स्पष्ट रूप से पता था कि वह इस मामले को लेकर गंभीर क्यों दिख रही थी। साशा और लिलित दोनों अभिशप्त थे।
साशा अगर अपना कौमार्य नहीं खोती तो वह जीवित नहीं रह सकती और लिलित की तरह ही आदित्य ही एकमात्र पुरुष था जिसके साथ वह शारीरिक संपर्क कर सकती थी। किसी कारण से वह किसी भी अन्य पुरुष के साथ त्वचा का संपर्क नहीं कर सकती, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। क्या तुम साशा के बारे में चिंतित हो? आदित्य को अपनी बात पूरी करने की जरूरत नहीं थी। लिलित समझ गई कि वह क्या कह रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और सिर हिलाया। वह भी उदास लग रही थी। आदित्य ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या, लिलित? जब वह पहली बार उससे मिला था तो उसने कहा था कि केवल वही उन दोनों को बचा सकता है। उसने कहा कि अगर उसने 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले साशा के साथ ऐसा नहीं किया तो वह मर जाएगी। और लिलित के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उस समय आदित्य के मन में एक सवाल था जो वह उनसे पूछना भूल गया था। तुम मेरे अलावा किसी और पुरुष को छू नहीं सकती, लेकिन तुमने साशा को पाने के लिए अपना कौमार्य खो दिया है। उस समय तुमने कहा था कि तुम साशा का अनुसरण करोगी और उसकी तरह ही मरोगी। मुझे समझ नहीं आता। मैं समझ सकता हूं कि साशा की जान बहुत खतरे में होगी क्योंकि वह अभी भी कुंवारी है और अपना कौमार्य नहीं खो सकती क्योंकि वह किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती। लेकिन ये तुम पर कैसे लागू होता है? मेरा मतलब है कि तुमने अपना कौमार्य खो दिया है न? आदित्य हमेशा उससे ये सवाल पूछना चाहता था। वास्तव में मैंने अपना कौमार्य कभी नहीं खोया। लिलित ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया। क्या? आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। ये सच है। बात यह है कि साशा के गर्भवती होने से पहले मुझे यह अजीब बीमारी कभी नहीं हुई थी। तुम अपना कौमार्य खोए बिना गर्भवती कैसे हो गई? आदित्य ने उसे चौंकते हुए पूछा। ये सब समझ में आने लगा था। आदित्य को आखिरकार समझ में आ गया कि साशा को अपने पिता के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं पता था, या आदित्य ने साशा के पिता के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सुना जबकि वह इतने महीनों से उनके साथ था। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। चूंकि मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि साशा को भी सच जानने का हक है। लिलित जानती थी कि वह हमेशा के लिए सभी से छिप नहीं सकती। सच सामने आना ही चाहिए। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 567 संत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 567 संत एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 567 संत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, माँ? ये पहली बार था जब साशा ने लिलित को इतना घबराया हुआ और इतना गंभीर देखा था। उसका चेहरा सीधा था। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे थे और नीचे देख रही थी। आदित्य साशा के बगल में बैठा था और लिलित को घूर रहा था। ये तुम्हारे जैविक पिता के बारे में कुछ है? साशा ने ये सुनकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बड़े होने के बाद से साशा को कभी पिता का प्यार नहीं मिला और उसने बहुत पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उसके पास पिता नहीं है। उसके दिल में किसी भी पिता के प्यार की कोई इच्छा नहीं थी। यही कारण है कि साशा ने कभी लिलित से उसके जैविक पिता या उसके पिता के बारे में नहीं पूछा। लिलित ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना मुंह खोला। वास्तव में साशा, तुम्हारे जन्म से पहले मुझे यह अजीब बीमारी नहीं थी जो आज है। ये सुनकर साशा हैरान और हैरान भी हुई। साशा को लगता था कि यह अजीब बीमारी उसे उसकी माँ से मिली है और उसकी माँ भी पूरी जिंदगी इस बीमारी से पीड़ित रही है। लेकिन अब उसके शब्दों ने बचपन से उसके मन में बसी एक धारणा को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन मैं ऐसी थी जिसे 2 संतों में से एक कहा जाता था जो अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थी। सक्कुबस महारानी होने के बावजूद मैंने कभी किसी के साथ अपना कौमार्य नहीं खोया। मैंने अपनी पवित्रता बनाए रखी क्योंकि मैं 2 चुने हुए संतों में से एक थी। मैंने अपनी पवित्रता 1000 से ज्यादा सालों तक बनाए रखी है। आदित्य कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिलित को अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए किस तरह के संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। अगर सामान्य सक्कुबस को 1000 सालों तक अपना कौमार्य खोने और कभी भी सेक्स करने से रोक दिया जाए तो वे पूरी तरह पागल हो जाएंगे और अपना दिमाग खो देंगे। लिलित का तो जिक्र ही नहीं जो सक्कुबस महारानी थी। सक्कुबस महारानी होने के नाते उसकी सेक्स ड्राइव सामान्य सक्कुबस की सेक्स ड्राइव से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। अगर एक सामान्य सक्कुबस की सेक्स ड्राइव एक बड़े तालाब की तरह थी तो सक्कुबस महारानी की सेक्स ड्राइव समुद्र की तरह थी। सक्कुबस महारानी का जन्म सभी सक्कुबस और इनक्यूबस का नेतृत्व करने के लिए हुआ था। ये सिर्फ लिलित को दूसरे सक्कुबस द्वारा दी गई उपाधि नहीं है, वह सक्कुबस महारानी के रूप में पैदा हुई थी। साशा भी वैसी ही थी। ये पहली बार था जब लिलित ने खुलेआम स्वीकार किया था कि वह कितनी उम्र की है। साशा भी यह जानकर हैरान थी कि उसकी माँ कितनी उम्र की है। इससे पहले जब भी वह पूछती थी कि उसकी माँ कितनी उम्र की है तो वह हमेशा कहती थी कि वह सैकड़ों साल की है, लेकिन कभी कोई खास संख्या नहीं बताती थी। लेकिन माँ, आप संत कैसे बनी? और संत होने का मतलब क्या होता है? साशा ने बिना कुछ समझे उससे पूछा। आदित्य भी ऐसा ही था।
मेरे जन्म से पहले ही सक्कुबस समाज में एक भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी में कहा गया था कि अगर नई पीढ़ी की महारानी सक्कुबस 1000 साल तक अपनी पवित्रता बनाए रखने में सक्षम है तो सन से पैदा होने वाला बच्चा देवी होगा। पैदा होने वाला बच्चा प्रतिभाशाली लोगों में सबसे प्रतिभाशाली होगा। इस दुनिया में कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति साधना में बच्चे की प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक बार 1000 साल पूरे हो गए तो मुझे किसी पुरुष को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बस पता चला कि मेरे अंदर एक और जीवन है। शायद दूसरे संत के साथ भी ऐसा ही था। और जब से साशा का जन्म हुआ, यह अजीब बीमारी कहीं से भी प्रकट हुई और हम दोनों को प्रभावित किया। चूंकि मैं चुना हुआ संत था, भले ही मैंने 1000 सालों तक अपना पहला समय नहीं खोया, लेकिन किसी भी तरह से मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं किया। आमतौर पर अगर कोई सक्कुबस महारानी 50 साल से ज़्यादा समय तक भी कुंवारी रहती तो वह मर जाती, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं संत था। लेकिन साशा के जन्म के बाद मुझे अब संत नहीं माना जाता। लिलित को लगा कि अब उसके सीने से भारी बोझ उतर गया है क्योंकि उसने अपनी बेटी और उसकी बेटी के होने वाले पति को सच्चाई बता दी है। साशा और आदित्य के दिमाग जम गए। बहुत देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। लिलित ने अभी जो कुछ भी बताया वह बर्दाश्त से बाहर था। बहुत देर की चुप्पी के बाद आदित्य ने अपने फेफड़ों से ठंडी हवा छोड़ी और जोर से आह भरी। आह! ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर आदित्य ने लिलित से यह नहीं सुना होता तो शायद वह जो सुना था उस पर विश्वास नहीं करता। आह भरते हुए उसने अपना माथा रगड़ा, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा। 1 मिनट रुको, क्या इसका मतलब यह है कि अन्य 6 देवियों की माताएं भी संत थीं और उन्हें भी 1000 साल तक अपना कौमार्य बनाए रखना पड़ा? ये बहुत ही असंभव था क्योंकि आदित्य पहले ही एलिसिया और जूलिया की मां से मिल चुका था। उनमें से किसी की भी मां 1000 साल की नहीं थी या उन्होंने इतने लंबे समय तक अपना कौमार्य बनाए नहीं रखा था। उसे इस बारे में पूरा यकीन था। नहीं, पहले तो मुझे लगा कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। चूंकि जूलिया और एलिसिया की माएँ मेरी तरह नहीं हैं, वे बहुत छोटी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन देवियों की माएँ मेरी तरह संत थीं वे अतिरिक्त प्रतिभाओं के साथ पैदा होंगी। अभिमानी या कुछ और न कहें, लेकिन साशा सिर्फ 20 साल की उम्र में ही 5वें क्रम के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थी। उसने अपनी साधना की गति को बढ़ाने के लिए किसी भी साधना की गोलियों या किसी भी मन संग्रह संरचनाओं का उपयोग नहीं किया। मेरा मानना है कि वह साधना में बेहद प्रतिभाशाली है। ये सुनकर आदित्य सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। और रिया भी साशा की ही उम्र की है। इतना ही नहीं, बल्कि वे दोनों अपनी माताओं की हूबहू नकल हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कभी नहीं पता चला कि रिया के पिता कौन थे। और अमेलिया भी 1000 साल से ज़्यादा उम्र की है। क्या इसका मतलब है? प्रश्नवाचक चिन्होद्धरण। आदित्य ने सोचना बंद कर दिया। रिया से ये जवाब लेना बेहतर होगा। और आदित्य को लग रहा था कि लिलित को पहले से ही अमेलिया के बारे में पता था और वे दोनों पहले ही मिल चुके हैं। उसके शब्दों में उसने कहा कि उसके बगल में एक और संत था। आदित्य ने अपने मन में सोचा, जूलिया, एलिसिया और रिया के अलावा मैं कभी भी अन्य 3 देवियों की माताओं से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि उनकी माताएं मेरी तरह संत थीं या नहीं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि संत का बच्चा ऐसी प्रतिभाओं और शक्तियों के साथ पैदा होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखी हैं। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार 7 देवियों में से प्रत्येक एक निश्चित पहलू पर आधारित है। उदाहरण के लिए, जूलिया कीमिया की देवी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब वह पैदा हुई थी तो उसके दिमाग में कीमिया का सारा ज्ञान था। लेकिन जब कीमिया सीखने की बात आई तो उससे बेहतर कोई नहीं था। वह बस इस दुनिया की सबसे अच्छी कीमियागर है। यही बात उसे कीमिया की देवी बनाती है। लेकिन मेरी समझ से मुझे पता है कि जूलिया किसी को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकती। और एलिसिया भी इस मामले में जूलिया की तरह ही है, लेकिन साशा अलग है। वासना की देवी के रूप में उसकी शक्तियों को आकर्षण, प्रलोभन और प्रजनन क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वह अपनी प्रतिभा के कारण पूरी दुनिया में सबसे अच्छी हत्यारों में से एक बन गई। इतना ही नहीं, वह लोगों को आशीर्वाद भी दे सकती है। यह आदित्य की पहली सीख थी कि साशा लोगों को आशीर्वाद दे सकती है। उसने लिलित के शब्दों की पुष्टि करने के लिए उसकी ओर देखा। साशा ने बस अपना सिर हिलाया। मैं जोड़ों और व्यक्तियों को कई तरह के आशीर्वाद दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं जोड़ों या महिलाओं को प्रजनन क्षमता वृद्धि का आशीर्वाद दे सकता हूँ। अभी मैं किसी को भी 10 तरह के आशीर्वाद दे सकता हूँ। आशीर्वाद से महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है, और जैसे जैसे मेरी साधना में सुधार होता है वैसे वैसे मेरे आशीर्वाद की शक्ति भी बढ़ती जाती है। लिलित बहुत खुश थी कि उसकी बेटी इतने लंबे समय तक ये रहस्य छुपाने के लिए उससे नाराज नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है आदित्य, साशा कमाल की है ना? लिलित ने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा और पाया कि वह अपने विचारों में खोया हुआ था। आदित्य अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। माफ़ करना, मैं बस ये सोच रहा था कि क्या आपके आशीर्वाद से आप सभी बहुत जल्दी गर्भवती हो सकती हैं। आदित्य जानता था कि उसे अपने पहले वारिस के जन्म की उम्मीद करने के लिए कितने समय तक इंतजार करना होगा। आदित्य एक दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन है जो अपनी पत्नियों के लिए गर्भवती होना बहुत मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है।
इसलिए उसने सोचा कि क्या वह उसके आशीर्वाद से उस समय अवधि को कम कर सकता है। आदित्य की बातें सुनकर साशा शर्मा गई। पता चला कि वह बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहा था। ये संभव है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन लिलित और आदित्य की सुपर हियरिंग के साथ वे सुन पाए कि वह क्या कह रही थी। ये बहुत बढ़िया है, मैं अपने पोते के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। उम्मीद है वह दिन बहुत जल्द आएगा, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि साशा ने जो कहा उसने उसकी मुस्कान को पूरी तरह से फीका कर दिया। माँ, चूंकि अब आप संत नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप 50 साल के भीतर अपना पहला समय नहीं खोती हैं, तो आप मेरी तरह मर जाएंगी? और चूंकि साशा पहले से ही 24 साल की थी, इसका मतलब था कि लिलित अगले 26 साल तक जीवित रह सकती थी। लिलित ने अजीब तरीके से अपना सिर हिलाया। एक पल के लिए उसकी आंखें आदित्य से मिलीं, फिर वह डरी हुई खरगोश की तरह नीचे देखने लगी। और चूंकि आदित्य एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैं और तुम छू सकते हैं, इसका मतलब है विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जवाब बहुत स्पष्ट था। न केवल आदित्य को साशा को अपनी पत्नी बनाने की आवश्यकता होगी जिसे उसने अब तक स्वीकार कर लिया था, बल्कि उसे लिलित को भी अपनी पत्नी बनाने की आवश्यकता होगी यदि वह उसे मरना नहीं चाहता था। अब मैं कुछ हद तक समझ गया कि वह मुझसे इतनी चिपकी क्यों रहती है। आदित्य ने लिलित को देखते हुए सोचा, जो अब शर्मिंदा लग रही थी। यह उसका पहली बार था जब उसने उसे इस तरह देखा था। वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके परिवार ने उसके करियर के बारे में पता चलने के बाद उसे त्याग दिया। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 568 सवाना क्लाव सिटी। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 568 सवाना क्लाव सिटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 568 सवाना क्लाव सिटी। तो क्या कोई यह समझा सकता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम वेश क्यों धारण किए हुए हैं? साशा ने सबसे स्पष्ट प्रश्न पूछा। ये प्रश्न केवल वही नहीं पूछना चाहती थी। जूलिया, लारा, रिया और लिलित सभी के मन में एक ही प्रश्न थे। मेरा विश्वास करो, ये भेष हमारे अपने भले के लिए है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि भेष धारण करने की आवश्यकता थी। अभी हम एक अलग महाद्वीप में हैं, जो हमारे अपने महाद्वीप से बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई हमें पहचान भी पाएगा। रिया को लगा कि इस भेष की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ उन्हें कौन पहचानेगा, और अगर कोई उन्हें पहचान भी ले तो क्या हो सकता है? उत्तर था कुछ नहीं। रिया को लगा कि आदित्य बहुत सतर्क हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूर्ण शक्ति के सामने भले ही उन्हें पहचान लिया जाए, कोई भी उन पर हमला करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास 6 महाद्वीपों में सबसे अच्छे और सबसे मजबूत साधक थे। आदित्य के होते हुए उन पर हमला करने के बारे में कौन सोच सकता है? वास्तव में ये भेष हमें इस यात्रा के दौरान कम प्रोफाइल रखने में मदद करने वाला है। जनता की नज़र में आदित्य वर्तमान में अपने साम्राज्य में है। आपको क्या लगता है कि अगर जनता को पता चले कि स्टारिन साम्राज्य का सम्राट अपने साम्राज्य से दूर है तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर रिया चुप हो गई। ये जानते हुए कि सम्राट दूर है, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके साम्राज्य के प्रति अंधेरे इरादे हों, अंधेरे से कुछ कार्रवाई करने के लिए। इसका एक बड़ा उदाहरण ब्लैक टूम की लीग होगी। रहस्यमय संगठन आदित्य और स्टारिन साम्राज्य को निशाना बना रहा है। आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि वे भेष में क्यों थे। समूह को जानवर महाद्वीप में आए 10 मिनट से अधिक समय हो चुका था। अन्य महाद्वीपों की तुलना में जानवर महाद्वीप बहुत अविकसित था और महाद्वीप की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। अन्य महाद्वीपों के विपरीत, जिनमें विभिन्न राज्य, साम्राज्य और गुट थे, जानवर महाद्वीप में जनजातियां और कबीले थे। पहली एल्वेन महारानी के विपरीत, जो सभी जनजातियों और सभी कुलों को एकजुट करके कल्पित भूमि पर एक दिव्य भूभाग साम्राज्य बनाने में सक्षम थी, बीस्ट महाद्वीप में अब तक कोई भी शक्ति सभी ग्राहकों और सभी प्रयासों को एक विशाल साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। छोटे और बड़े कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यही एक कारण है कि इतने सारे विदेशी ताकतें अपने इतिहास में बीस्ट महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सक्षम रही हैं। लेकिन आजकल महाद्वीप के बहुत छोटे हिस्सों को नियंत्रित करने वाली कुछ शक्तियों को छोड़कर स्थानीय जनजातियों और कबीलों के अलावा बीस्ट महाद्वीप पर कोई और नियंत्रण नहीं करता है। बीस्ट महाद्वीप में हमेशा संसाधनों की भारी कमी रही है। महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है और बाकी महाद्वीप अंतहीन घास की भूमि है। एक बड़ा मैदान। बीस्ट महाद्वीप में रहने वाले स्थानीय कबीले लंबे समय से इस महाद्वीप के कठोर जलवायु वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। कबीले अपने पास मौजूद हर चीज़ से जीवित रहने में बहुत कुशल हैं। ज़्यादातर स्ट्राइप्स या तो जादू जानवरों की तलाश में या कुछ खास तरह के जादुई जानवरों को पालने में लगे रहते हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? जूलिया ने पूछा। इस महाद्वीप पर आने वाले सभी लोगों के लिए यह पहली बार था। धन की देवी भी पहले कभी इस महाद्वीप पर नहीं आई थी। एलिसिया ने अपने अधीनस्थों को इस महाद्वीप पर तभी भेजा जब उसे या उसके व्यवसाय को किसी चीज़ की ज़रूरत थी।
अगर उसे यह बताना होता कि जानवरों वाला महाद्वीप किस तरह की जगह है तो वह संसाधनों की कमी के कारण इस महाद्वीप को बंजर भूमि कहती। अन्य महाद्वीपों की तुलना में जानवरों वाला महाद्वीप वास्तव में बंजर भूमि जैसा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी के लिए चलो हमारे लिए एक रेगिस्तानी जहाज ढूंढते हैं और फिर हम इस शहर को छोड़ सकते हैं। वर्तमान में आदित्य और लड़कियां सवानाक्लॉ नामक शहर में आ गए थे। ये जानवर महाद्वीप के उन कुछ शहरों में से एक था जो टेलीपोर्टेशन सरणी के लिए पर्याप्त रूप से विकसित था। शहर ओएसिस के आसपास बसा था। शहर समुद्र से बहुत दूर नहीं था। सवानाक्लॉ समुद्र से केवल 11 किलोमीटर दूर था। समुद्र के इतने करीब स्थित होने और ताजे पानी की आपूर्ति होने के कारण बस इन दो तथ्यों ने इस शहर को बहुत लोकप्रिय बना दिया और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था। सवानाक्लॉ शहर की आबादी 1.2 मिलियन थी। शहर एक निश्चित शक्तिशाली जनजाति के नियंत्रण में था। शहर की 90% आबादी विदेशी और यात्री थे। यात्री और व्यापारी इस शहर में आते थे। यात्रा करने वाले यात्री अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए यहाँ रुकते थे और जानवरों के महाद्वीप के अन्य हिस्सों की ओर अपनी यात्रा जारी रखते थे। शहर की स्थानीय आबादी ज़्यादातर मछली पकड़ने पर निर्भर होकर जीवित रहती थी। कठोर जलवायु के कारण कृषि संभव नहीं थी, इसलिए सवानाक्लॉ शहर का मुख्य भोजन ज़्यादातर मछली और शिकार किए गए जादुई जानवरों का मांस था। लेकिन इस रेगिस्तान में ऐसे जादुई जानवरों की मात्रा भी बहुत कम थी और उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अन्य महाद्वीपों के विदेशी व्यापारी यहाँ बेचने के लिए अपने साथ सब्जियाँ और अन्य सामान लाते थे, लेकिन सब्जियों और अन्य विदेशी वस्तुओं की कीमतें सामान्य लोगों के लिए नियमित रूप से उपभोग करने के लिए बहुत अधिक और महंगी हैं। बीस्ट महाद्वीप में सब्जी एक ऐसी चीज़ थी जिसे हर कोई चाहता था लेकिन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी। यह मुझे याद दिलाता है, रिया, प्रकृति की देवी के रूप में क्या आप इस पूरे शहर और शहर के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से हरा भरा कर सकती हैं? जूलिया उत्सुक थी कि क्या रिया ऐसा कर सकती है। तापमान बहुत ज़्यादा था। हालांकि यह वसंत ऋतु माना जाता था, लेकिन यह एक गर्म धूप वाला दिन था। सूरज उनके सिर के ठीक ऊपर था। सौभाग्य से वे साधक थे और उनमें ठंड और गर्मी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। लेकिन प्रतिरोधक क्षमता होने का मतलब यह नहीं था कि लड़कियां ऐसे मौसम में सहज थीं। यह उनके लिए सहजता के विपरीत था। और चूंकि लारा समूह में अकेली थी जो साधक नहीं थी, इसलिए उसके लिए यह बहुत गर्म था। जब से वे यहाँ आए हैं तब से उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह हाँफ भी रही है और बहुत सारा पानी पी रही है। मेरे लिए इतना बड़ा काम करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं कुछ समय आराम करूं और अपना मन ठीक कर लूं तो मैं ये कर सकती हूं। रिया को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इस भूमि को आशीर्वाद देकर वह इस रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदल सकती थी जहां कृषि संभव होगी। वह झरने भी बना सकती थी और कुओं को पानी से भर सकती थी। लारा, क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने चिंतित स्वर में लारा से पूछा। उन्हें सवानाक्लॉ सिटी आए हुए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे और तेज़ गर्मी की वजह से लारा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। हफ हफ, पति, लारा की तबीयत ठीक नहीं है। लारा ने आदित्य की छाती पर कमजोरी से झुककर हाँफते हुए कहा। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। मुझे इस यात्रा को शुरू करने से पहले लारा के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए था। आदित्य ने खुद को लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराया। उसके पति के रूप में उसे पता होना चाहिए था कि अगर वह उसे यहाँ लेकर आया तो उसके साथ ऐसा होगा। उसे इस तरह देखकर आदित्य को बहुत ग्लानि हुई। सिर्फ आदित्य ही उसके बारे में चिंतित नहीं था। सभी लड़कियां लारा की हालत के बारे में समान रूप से चिंतित दिख रही थीं। क्या हमें कहीं छुट्टी लेकर रात को बाहर निकलना चाहिए? जूलिया ने चिंतित होकर सुझाव दिया। रात के समय तापमान गिर जाएगा और अब इतनी गर्मी नहीं होगी, और तारों वाले आकाश का उपयोग करके उनके लिए यात्रा करना संभव होगा। मुझे मदद करने दो। रिया बारिश बुलाने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन आदित्य पहले से ही एक कदम आगे था। क्रैक, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर सभी रुक गए और ऊपर देखने लगे। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि शहर के सभी लोग ऊपर देखने लगे। उनकी हैरान और स्तब्ध निगाहों के नीचे कुछ ही सेकंड में काले बादलों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। पूर्व दिशा से तेज हवाएं चलने लगीं। पैटर पैटर, बारिश हो रही है। आदित्य ने बारिश करवाई। बारिश बहुत तेज होने लगी। कुछ ही सेकंड में उन सभी के शरीर बारिश के पानी में भीग गए। क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? आदित्य ने लारा को गले लगाते हुए पूछा। धन्यवाद पति, लारा ने आदित्य की छाती से लिपटते हुए कहा। बारिश हो रही है। किसी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन किसने की? एक और व्यक्ति ने आश्चर्य जताया। मुझे नहीं पता कि किसने बारिश करवाई, लेकिन हमें उस व्यक्ति का आभारी होना चाहिए जिसने बारिश करवाई। आज बहुत गर्मी थी। एक तीसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की क्योंकि उसने बारिश को अपने शरीर पर गिरने दिया। पूरे शहर में हर कोई खुशी में था और बारिश के कारण जश्न मना रहा था। बारिश का मतलब स्थानीय लोगों के लिए ताज़ा पानी था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने भविष्य में उपयोग के लिए इसे संग्रहित करने के इरादे से पहले से ही वर्षा जल एकत्र करना शुरू कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 569 अभिशाप। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 569 अभिशाप एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 569 अभिशाप। चलो यहाँ इंतजार नहीं करते, चलो दिन बिताने के लिए कोई सराय ढूंढते हैं और रात को निकल जाते हैं। एक बार जब वे रेगिस्तानी जहाज ले आएंगे तो उनकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। लारा को अब गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ऐसा कुछ बनाने पर काम करना होगा जो रेगिस्तानी जहाज के अंदर तापमान को कम रख सके। आदित्य के पास पहले से ही कुछ विचार थे कि वह क्या बनाना चाहता था। उनका मानना था कि उनके मौजूदा कौशल के साथ ऐसा कुछ बनाना संभव था। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस बीच शहर में कहीं बारिश को देखते हुए एक सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा था। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित और नाखुश लग रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं और आसमान की ओर देखने लगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सवानाक्लॉ शहर का शासक था। वह अपने जानवर कबीले का शासक था। अपने जानवर कबीले का शासक होने का मतलब था कि वह सवानाक्लॉ शहर का भी शासक था। पता लगाओ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने गुस्से में अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, कृपया समझें कि बारिश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना असंभव होगा। और इस बड़े शहर में जहां 1 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, एक भी व्यक्ति को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। अधीनस्थों में से एक, जो उस व्यक्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था, ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। उन्हें लगा कि उनका नेता अनुचित अनुरोध कर रहा है। वे ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। वे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगर उन्हें इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता होता तो वे खोज शुरू कर सकते थे। साथ ही उन्हें लगा कि अगर कोई व्यक्ति बारिश कराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह व्यक्ति एक असाधारण साधक हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करना कभी भी समझदारी भरा विकल्प नहीं होता। गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करना उनके अंत में पतन का कारण बन सकता है। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। जो करना है करो। मुझे वह व्यक्ति ढूंढो जो इसके लिए जिम्मेदार है। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति इतना क्रोधित था क्योंकि यह बारिश उनके व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित करने वाली थी। लोग भविष्य के उद्देश्यों के लिए वर्षा जल का भंडारण करेंगे। अगर ताजे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है तो वे लोगों को पानी कैसे बेच सकते हैं। वे बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले थे। यही कारण है कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति गुस्से से आग बबूला था। अन्य शहरों के विपरीत, जो शहर को आक्रमणकारियों और सेनाओं से बचाने के लिए ऊंची दीवारों से घिरे थे, इस शहर की रक्षा करने वाली कोई दीवार नहीं थी। इस शहर में कानून बनाए रखने और शहर की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए कोई सेना या कोई सैनिक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। इसका ये भी अर्थ था कि अपराधी और बुरे इरादे वाले लोग बिना अपनी पहचान बदले या किसी भेष के शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे। शहर एक निश्चित जानवर जनजाति के नियंत्रण में था। शहर को नियंत्रित करने वाली जनजाति संख्या में बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उनके लिए अकेले इस पूरे शहर की रक्षा करना और साथ ही एक ही समय में व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं था। इस कारण से शहर के चारों ओर बहुत सारे अपराध और आपराधिक गतिविधियां चल रही थीं, क्योंकि कानून बनाए रखने और व्यवस्था की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जानवर जनजाति जो इस शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी, वह पानी की आपूर्ति को भी नियंत्रित करती थी, जो इस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था। संपूर्ण ओएसिस जल आपूर्ति भी उनके नियंत्रण में थी। लोगों को इस पानी तक पहुंच पाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। शहर को नियंत्रित करने वाली जानवर जनजाति को शहर के आसपास चल रही आपराधिक गतिविधियों की वास्तव में परवाह नहीं थी, जब तक कि उन्हें समय पर उनके कर प्राप्त होते रहे। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। जैसे ही उन्हें रहने के लिए एक सराय मिली, आदित्य तुरंत काम पर लग गया। उसने अपने काम के लिए एक टेबल ढूंढ ली। कुछ घंटों बाद आदित्य का काम पूरा हो गया। बारिश कुछ घंटों तक चली। आदित्य ने एक कलाकृति बनाने का काम पूरा कर लिया जो तापमान को कम रखने में मदद करने वाली थी। वह लड़कियों को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। जब वह शहर की सड़कों पर चल रहा था तो उसने शहर के बीच में स्थित एक बड़े टॉवर को देखा। टॉवर बहुत बड़ा था और शहर की सभी अन्य इमारतों और बुनियादी ढांचे की तरह ही टॉवर भी स्थानीय रूप से पाए जाने वाले पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था। मीनार वह जगह थी जहां इस शहर का शासक रहता था। कम से कम आदित्य ने इस शहर के लोगों से यही सुना था। उसने सड़क पर मिलने वाले कुछ लोगों से बात की थी। चूंकि उसने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था, वह एक आम आदमी से अलग नहीं दिखता था। इसकी बदौलत वह आसानी से भीड़ में घुल मिल जाता था और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए शहर में घूमता रहता था। हालांकि लड़कियों के साथ यह अलग था। लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि वे भेष बदलने के बावजूद भी भीड़ का, खास तौर पर पुरुषों का, खूब ध्यान आकर्षित करती थीं। यही वजह है कि आदित्य ने उन्हें सराय में छोड़ दिया और वह अपनी यात्रा के लिए एक अच्छा रेगिस्तानी जहाज खरीदने चला गया। हालांकि हम उड़कर अपनी यात्रा जारी रख सकते थे, लेकिन इससे इस यात्रा का मजा खत्म हो जाता। साथ ही हम सभी उड़ नहीं सकते थे।
उदाहरण के लिए जूलिया, एलिसिया और लारा उड़ नहीं सकतीं। आदित्य एक रेगिस्तानी जहाज खरीदने जा रहा था। रेगिस्तानी जहाज आम जहाज़ों की तरह ही होते थे, लेकिन इन जहाज़ों की खास बनावट और तंत्र की बदौलत ये जहाज रेत पर चल सकते थे। ये जहाज माने पत्थरों से चलते हैं। दूसरे क्रम या उससे ऊपर के क्रम के साधकों की तुलना में रेगिस्तान के सामान्य जहाज की गति उतनी तेज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ संशोधन करता हूं और रूनों का उपयोग करके जहाज का वजन बदलता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं एक ऐसा जहाज बना सकता हूं जो सामान्य जहाज़ों से कहीं अधिक तेज़ है। चूंकि आदित्य ने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए वह अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उत्साहित था। जब आदित्य सड़क पर चल रहा था तो उसने अचानक भीड़ की एक पंक्ति देखी। लाइन अपने आप में कुछ हजार मीटर से अधिक लंबी थी। लाइन में खड़े सभी लोग परेशान दिख रहे थे और उनमें से कुछ तो बहुत बीमार और थके हुए भी लग रहे थे। लाइन में 4000 से अधिक लोग खड़े हैं। लेकिन क्यों? आदित्य देख सकता था कि सभी लोग तंबू के अंदर जाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। तंबू के सामने पूरे शरीर पर कवच पहने और अपनी भुजाओं में सोने के भाले पकड़े हुए 2 रक्षक थे। दोनों रक्षक बहुत प्रभावशाली दिख रहे थे। वे शीर्ष 4 क्रम साधक हैं और तंबू के अंदर मैं एक शुरुआती 4 क्रम साधक के साथ साथ कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी को महसूस कर सकता हूं। लेकिन वे लोग वास्तव में कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि वे सामान्य लोग हैं। 2 नारंगी लोमड़ी की पूंछ वाली लड़की को भागते हुए देखकर आदित्य ने एक 15 वर्षीय लड़की को रोका और पूछा, अरे, क्या तुम जानते हो कि यहाँ क्या हुआ? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। लड़की रुकी और आदित्य को देखा। ये देखकर कि रुकने वाला आदमी साधारण दिख रहा था, वह निराश हो गई। लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसका काम पर्यटकों को पूरे शहर और इस क्षेत्र के बारे में दिखाना था। इस तरह वह इस शहर में बची रही। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ अगर आप मुझे एक तांबे का सिक्का दें, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उसे सिर्फ जवाब के लिए एक तांबे का सिक्का देगा। लेकिन जब उसने देखा कि एक सोने का सिक्का उसकी ओर उछाला जा रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से सोने का सिक्का पकड़ा और उसे अपनी कमर पर लटकी थैली में रख लिया। फिर उसने सावधानी से चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे सोने का सिक्का लेते हुए न देख ले। नहीं तो उसे डर था कि अगर कोई उसे सोने के सिक्के के साथ देख लेगा तो उसे लूट लिया जाएगा और बुरी तरह पीटा जाएगा। मैंने तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया था, अब तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। आदित्य ने अपनी बाहें छाती पर टिकाईं और अधिकारपूर्ण ढंग से कहा। 100 तांबे के सिक्के एक चांदी के सिक्के के बराबर हैं और 100 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर हैं। ठीक है। ये जानकर कि वह जिसे एक साधारण व्यक्ति समझ रही थी वह एक बड़ा आदमी है, लड़की और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। उसका रुख भी और अधिक सीधा हो गया। इतने सारे लोग यहाँ लाइनों में क्यों खड़े हैं? आदित्य ने सबसे स्पष्ट सवाल पूछा। मिस्टर, क्या आप इस शहर में नए हैं? ये सुनकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया। इसलिए तुम्हें पता नहीं है। बात यह है कि कुछ सप्ताह पहले इस शहर के लोग एक गंभीर अभिशाप से प्रभावित होने लगे थे। हालांकि इस शहर के साधक इस अभिशाप से कुछ हद तक प्रतिरक्षित थे, लेकिन सामान्य लोग इस अभिशाप से पूरी तरह से असुरक्षित थे। पहले तो यहाँ रहने वाले लोग ही इस अभिशाप से प्रभावित थे, लेकिन लगभग 1 सप्ताह पहले यहाँ तक कि अन्य स्थानों से इस शहर में आने वाले यात्री भी इस अभिशाप से प्रभावित होने लगे। अगर पेट का लटकना जल्दी से दूर करना चाहते हैं तो ये पढ़ें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 570 लोमड़ी लड़की। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 570 लोमड़ी लड़की। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 570 लोमड़ी लड़की। बात यह है कि कुछ सप्ताह पहले इस शहर के लोग एक गंभीर अभिशाप से प्रभावित होने लगे थे। हालांकि इस शहर के किसान इस अभिशाप से कुछ हद तक प्रतिरक्षित थे, लेकिन सामान्य लोग इस अभिशाप से पूरी तरह असुरक्षित थे। पहले तो यहाँ रहने वाले लोग ही इस अभिशाप से प्रभावित थे, लेकिन लगभग 1 सप्ताह पहले यहाँ के अन्य स्थानों से आने वाले यात्री भी इस अभिशाप से प्रभावित होने लगे। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह का अभिशाप है? आदित्य ने चारों ओर देखते हुए पूछा। अभिशाप से प्रभावित लोग वास्तव में पीले और बीमार दिख रहे थे। उनके शरीर बहुत अधिक दुबले हो गए थे। वे बेहद कमज़ोर और नाजुक दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हल्की सी तेज़ हवा भी इन लोगों की जान ले सकती है। यहाँ तक कि 40 और 50 साल के कुछ महिलाएं और पुरुष भी थे जो छड़ी के सहारे खड़े थे या उन्हें लाइन में खड़े रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत थी। 500 से ज़्यादा लोग पहले ही मर चुके थे और हर दिन मौतों की संख्या नए आंकड़ों को छू रही है। परसों 150 से ज़्यादा लोग मरे थे और कल लगभग 200 लोग मरे। आदित्य चुपचाप विचारमग्न होकर लोगों की लंबी कतार को देख रहा था। लड़की उसके पास खड़ी थी, जिससे उसे अपनी बताई गई गंभीर खबर को समझने का समय मिल गया। उनके सामने जो दृश्य था उसे समझ पाना कठिन था। लाइन में खड़े लोग स्पष्ट रूप से कठिन समय से गुजर रहे थे। उसने आदित्य को यह गंभीर बात नहीं बताई कि मरने वाले 500 लोगों में से ज़्यादातर को ठीक से दफनाया नहीं गया था। इसके बजाय उनमें से कई के शव शहर के आसपास ही पड़े थे।
इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति पीछे की गलियों में या शहर की सीमाओं के बाहर परित्यक्त शवों को देख सकता था जो सड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी इस गंदगी को साफ करने के लिए समय नहीं निकाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शहर के बाहरी इलाकों में तो स्थिति और भी खराब थी। शहर के मुख्य हिस्से में, जहां पर्यटक, शक्तिशाली लोग और धनी लोग रहते हैं, सफाई जल्दी हो जाती है क्योंकि दुकानदार और व्यवसायी नहीं चाहते कि बदबू से उनके ग्राहक डर जाएं, लेकिन बाहरी इलाकों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ अक्सर शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आदित्य ने स्थिति का वजन समझते हुए एक सवाल पूछकर चुप्पी तोड़ी। तो नगर के स्वामी इस उलझन को सुझाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती थी। उसके बगल में बैठी लोमड़ी लड़की ने हंसी निकाली, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, बस थोड़ी सी उपेक्षा और थोड़ी सी उदासी। शहर के राजा, उसने कड़वी हंसी के साथ उत्तर दिया। उसका स्वर उपहास से भरा था। ओह, उसकी नज़र सिर्फ सोने और चांदी पर है। यहाँ तो यह आम बात है। कोई भी उससे एक उंगली भी नहीं उठाने की उम्मीद करता। वह पलक भी नहीं झपकाएगा, चाहे हम में से हर एक आम आदमी, हम जानवर और इंसान, इसी क्षण मर गए। उसके शब्दों में एक कठोर सच्चाई थी जो शहर की भयावह वास्तविकता को बयां करती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सवाना क्लॉ शहर का नगर स्वामी कौन है? आदित्य ने यहाँ आने से पहले नगर स्वामी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कोई संसाधन खर्च नहीं किया और न ही अपने किसी आदमी को सवाना क्लॉ भेजा। मूल योजना एक रेगिस्तानी जहाज खरीदने, उसे संशोधित करने और फिर रात होने से पहले सवाना क्लॉ शहर छोड़ने की थी। हालांकि ऐसे कई तथ्य थे जिनकी आदित्य को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने लारा के बारे में न सोचने के लिए खुद को दोषी ठहराया। ये तथ्य कि लारा एक सामान्य पिशाच थी उसके दिमाग से पूरी तरह से निकल गया। या यूं कहें कि यह जानते हुए कि ड्रैगन ग्रास लारा की बीमारी का समाधान था और यह जानते हुए कि बहुत प्रतिस्पर्धा होने वाली थी, आदित्य ने तैयारी में और समय बर्बाद नहीं किया। उसे लगा कि वह पर्याप्त रूप से तैयार था। हालांकि समस्या कुछ ही घंटों में हल हो गई, और अब इस रहस्यमय अभिशाप के साथ समस्या। चूंकि लारा एक साधक नहीं थी, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि लारा इस अभिशाप से प्रभावित हो सकती है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि कभी कभी चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। सब कुछ आदित्य की योजना के अनुसार होना असंभव था। जीवन में अप्रत्याशित चीज़ें होना तय है। सवाना क्लॉ शहर के नगर स्वामी टिग्रीन कबीले के कुलपति हैं। जिस तरह से टिग्रीन कबीला अपना नेता चुनता है वह वास्तव में अलग है। अगला नेता स्वचालित रूप से पिछले नेता का बेटा नहीं होता है। इसके बजाय जब वर्तमान नेता पद छोड़ देता है या मर जाता है तो उनके बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होती है। कबीले के सभी सबसे मजबूत पुरुष इसमें लड़ते हैं। जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीतता है वह नया नेता, कुलपति बन जाता है। जो लोग लड़ाई में वास्तव में अच्छा करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, वे कबीले के भविष्य के बड़े मालिक, बुजुर्ग बन जाते हैं। अब यदि पुराना नेता खुद ही पद छोड़ देता है तो उसे एक विशेष भूमिका मिलती है। वह सर्वोच्च बुजुर्ग बन जाता है। कबीले में हर कोई उसका बहुत सम्मान करता है और अन्य सभी बड़े मालिकों, बुजुर्गों को उसकी बात सुननी पड़ती है और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसकी हर बात नहीं माननी पड़ती है वह है नया नेता। लेकिन फिर भी सर्वोच्च बुजुर्ग अभी भी अपनी बुद्धि साझा कर सकता है और नेता रहते हुए जो कुछ उसने सीखा था उसके आधार पर सलाह दे सकता है। दिलचस्प, इसने आदित्य को डीप सी पैलेस की परंपरा की याद दिला दी। लौरा वर्तमान शासक बन गई क्योंकि वह प्रतियोगिता जीतने में सफल रही। इस वर्तमान कुलपति के बारे में और बताओ। आदित्य इस कुलपति के बारे में और जानना चाहता था। चूंकि आदित्य ने उसे अच्छी रकम दी थी, इसलिए लोमड़ी लड़की को आदित्य के कहने पर भी बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वर्तमान कुलपति लगभग 5 साल पहले अपने पद पर आसीन हुए थे, जब पिछले कुलपति रेगिस्तान में राक्षसों का शिकार करते हुए मर गए थे। जारिम सिर्फ 20 साल का था जब वह टिग्रीन कबीले का कुलपति बना। तो उसका नाम जरीम है। आदित्य ने सिर हिलाया। वह इस शहर में रहते हुए इस नाम को याद रखेगा। हालांकि उसके कबीले के लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन उसके कबीले के बाहर के सभी लोग उससे नफरत करते थे। जब से वह कुलपति बना है, इस शहर की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जब तक कोई उसे पैसे देता रहेगा, वह इस शहर में किसी भी तरह का अपराध होने देगा। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि इस शहर के लोग मरें या जिएं। अगर कोई विरोध प्रदर्शन हुआ या इस शहर के लोगों के उससे असंतुष्ट होने की बात उसके कानों तक पहुंची, तो वह सीधे पानी की कीमत बढ़ा देगा, जिसके बिना हम आम जानवर नहीं रह सकते। जैसे ही लड़की बोल रही थी, उसे अपने अतीत की कुछ बुरी यादें याद आ गईं और उसने गुस्से में अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कस लीं। आदित्य को उसकी बातों के पीछे छिपा गुस्सा समझ में आ रहा था। लगता है कि लड़की ने पहले भी बहुत कुछ झेला होगा। जब से टिग्रीन कबीले ने सवाना क्लॉ शहर पर कब्जा किया है, वे प्राकृतिक जल संसाधन को नियंत्रित कर रहे हैं, जो इस शहर के लोगों का हक है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस शहर में रह रहे हैं। पहले हमें पीने के पानी के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब टिग्रीन कबीले ने सवाना क्लॉ शहर को नियंत्रित करने वाले पिछले कबीले को मार डाला और कब्जा कर लिया, तो हमें अपनी रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरतों के लिए भी पैसे देने पड़े। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शहर के मालिक ने घोषणा की है कि सारा बारिश का पानी उनकी संपत्ति है और किसी को भी इसे इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई इस कानून को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा। जोखिम के बावजूद ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास कभी कभी हताशा में चुपके से बारिश का पानी इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। आदित्य को लगा कि अब उसे जारिम के बारे में बेहतर समझ आ गई है। तुम ये शहर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले गए? आदित्य ने पूछा। लड़की ने कड़वी मुस्कान दी और जवाब दिया, हम इस रेगिस्तान में कहाँ जा सकते हैं? हम रेगिस्तान के जहाज़ों के लिए टिकट नहीं खरीद सकते क्योंकि टिकटों की कीमत हमारे लिए बहुत महंगी है। अगर हम दशकों तक भी बचत करें तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा पाएंगे। हालांकि समय समय पर कई लोग चुपके से शहर में घुसने और भागने की कोशिश करते हैं। आदित्य ने एक पल सोचा और फिर लड़की का नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ी देर के लिए झिझकी, यह नहीं जानते हुए कि उसे इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसने अपना नाम बताने का फैसला किया। मेरा नाम हुदा है। इसका मतलब है सही मार्गदर्शन। क्या तुम्हारे कोई माता पिता हैं? आदित्य ने पूछा। वह अनुमान लगा सकता था कि इस शहर में हुदा जैसी कम उम्र की लड़की को भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी स्थिति के कारण उसे जीवन में जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।